ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग में एक तो मनी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है, मनी की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड मनी। देखो कोई भी चीज अगर आपकी हम इन्वेंट करते हैं तो इन्वेंट क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी नेसेसिटी होती है। ठीक है, हम कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो वी इन्वेंटेड मनी फॉर आवर कंफर्ट, वी इन्वेंटेड बैंकिंग फॉर आवर कंफर्ट। ठीक है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऐसा नहीं है कि कोई सोसाइटी बिना मनी के नहीं चल सकती। जो आपकी प्रिमिटिव हमारी सोसाइटीज थी, ठीक है, इवन आज की डेट में भी जो कुछ ट्राइबल सोसाइटीज है, अब आप अंडमान निकोबार चले जाओ, वहां पे जितने ट्राइबल सोसाइटीज है वो सारी थोड़ी ना मनी, वहां वो जानते ही नहीं पैसा क्या होता है, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग। तो मनी एक आपके लिए, ठीक है, हमने इन्वेंट की, लेकिन मनी ऐसा नहीं कि मनी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ए सोसाइटी कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट मनी। ठीक है, इवन विदाउट बैंकिंग भी सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था तो एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अब जैसे हम एसी है, एसी के बिना भी हम रह सकते हैं, कूलर के बिना भी हम रह सकते हैं, फैन के बिना भी हम रह सकते हैं, बस एक कंफर्ट के लिए कि चीजें इजी हो जाती है। तो कंफर्ट के लिए ये चीजें इन्वेंट की गई है, बाकी ये ऐसा नहीं है कि इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक, इंट्रोडक्शन में आपकी क्या लिखा हुआ है, वही चीजें जो मैंने आपको बताई अभी। थोड़ा सा लिखना पड़ता है इंट्रोडक्शन में ताकि थोड़ी भूमिका बांधी जाए। मनी एंड बैंकिंग आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, but both money and banking have evolved over centuries to reach where they are today। ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम था। ठीक है, कभी आपके टाइम पे चमड़े के सिक्के भी चलते थे, तांबे के भी चलते थे। ठीक है, कॉपर कॉइन्स, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड। आज की डेट में करेंसी है, आगे जाके ये हो जाएगी, डिजिटल करेंसी हो जाएगी। बार्टर सिस्टम वाज देयर ड्यूरिंग अर्ली पीरियड। पहले देख सब्सिस्टेंस इनफ था, मतलब उतना ही हम प्रोड्यूस करते थे जितना हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरत था। लेकिन जैसे जैसे हमने ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू किया, वैसे वैसे हमने क्या किया, अब उसको बेचना है हमें, तो ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, बेचोगे, तो किस बेसिस पे बेचोगे। तो इसलिए धीरे धीरे बार्टर सिस्टम से हम किस पे चले गए, मनी पे। और मनी के बाद आप पैसा आएगा, तो पैसे के बाद उसको रखने के लिए जगह चाहिए, तो उसके बाद क्या आ गया आपका बैंकिंग सिस्टम। लोगों के पास सरप्लस मनी होगा तो उसका फायदा कौन उठाते हैं, बैंक्स। ठीक है, तो मनी और जो आपका बैंकिंग है, इन दोनों की जो हिस्ट्री है दैट इज इंटर रिलेटेड। मनी आई, पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में हम उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना हमारे लिए जरूरी है। फिर जब हम सरप्लस प्रोड्यूस करने लगे, तो सरप्लस प्रोड्यूस करने के बाद उसको बेचना है, तो बेचने के लिए क्या है, बार्टर सिस्टम में तो आप, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है, आपके पास कुछ है, आप किसी को बेचना चाहते हो। ठीक है, आपने मान लो आपके पास है वीट, और आपको चाहिए उसके बदले क्लोथ। आपने इसको वीट दिया, बदले में क्लोथ ले ली, लेकिन आपके पास बहुत सारा वीट है, कि आपकी जरूरतें पूरी होने के बाद भी आपके पास बहुत सारा वीट बचा हुआ है। तो अब तो उसको तो आप बाहर बेचोगे, तो उसके बदले आपको कोई कमोडिटी नहीं चाहिए, उसके बदले आपको एक ऐसी चीज चाहिए जिसको आप स्टोर करके रख सको। तो वो स्टोर करके रख सको, वो तो एक मनी होती है। ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं कि क्लोथ को स्टोर करके रख सकोगे, वो खराब हो जाएंगे या फैशन चेंज हो जाएगा। इसलिए बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो सरप्लस जो था उसको बेचना है आपको, तो उसको बेचना है, तो उसके बदले आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो पहले अलग अलग तरह के कॉइन्स चलते थे। ठीक है, आज के डेट में हमारे अलग तरह के कॉइन्स है, तो कॉइन्स किसी भी तरीके के हों, लेकिन कहलाते तो वो मनी है। ठीक है, और मनी जब आई, तो जो आपका प्रेजेंट सिस्टम है, जब लोगों को लगा कि अब मनी हमारे पास, हम घर में नहीं रख सकते, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपके बैंक से इवॉल्व हो गए। बैंक्स ने बोला हमारे पास रखो, हम आपको इस पर इंटरेस्ट देंगे, और साथ में हम भी इस पे इंटरेस्ट कमाएंगे लोन दे के। यार, तो मनी का इवोल्यूशन हुआ, उसी के साथ आपका क्या है, बैंकिंग का हुआ। तो मनी एंड बैंकिंग बोथ आर रिलेटेड। तो बार्टर सिस्टम आज भी, ऐसी बात नहीं, बार्टर सिस्टम आज भी बहुत जगहों पे चलता है। बार्टर सिस्टम आज की डेट में आपके ट्राइबल सोसाइटी है, वहां पे बार्टर सिस्टम है। तो बार्टर सिस्टम तो हमारा शुरू से आज तक चलता आ रहा है। इवन हम जब कभी देखते हैं कि आप किसी को एक फेवर करते हो, बदले में आप उससे एक फेवर लेते हो, दिस इज ऑल्सो बार्टर सिस्टम। फेवर इन रिटर्न ऑफ फेवर। ओके,
यहाँ पे कोई पैसा नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, बार्टर सिस्टम ही है। बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कमोडिटीज में अब आपकी दोनों चीजें इन्वॉल्व हो सकती है, गुड्स भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है। तो कमोडिटीज इन्वॉल्व होती है बार्टर सिस्टम में। अब वो कमोडिटीज आपकी इन्वॉल्व होती है, वहां पे पैसा नहीं होता है, कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज। जैसे हमें इतना याद है कि जब हमारे गांव में, आज तो खैर चलो एडवांस हो गया, किसी टाइम पे ऐसा था कि जो आता आइसक्रीम वाला आता था, तो आप उस आइसक्रीम वाले को एक छोटी सी, जो आपकी आइसक्रीम वाला आता था, तो आपके पास एक छोटा सा बॉल होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप उसको वीट लेके दो, वो आपको आइसक्रीम दे देता था। दिस इज बार्टर सिस्टम। लेकिन अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि वीट की प्राइस कितनी है, आइसक्रीम की प्राइस कितनी है। हो सकता है आइसक्रीम आपकी उस समय 1 रुपए की हो और मैंने वीट उसको 5 रुपए का दे दिया। तो ये प्रॉब्लम थी वहां पे। बार्टर सिस्टम की दूसरी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम तो क्या है, अगर आपके पास सरप्लस है तो सरप्लस का क्या करोगे बार्टर सिस्टम में, वो आपका खराब हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये, आपको ये नहीं पता कि किस कमोडिटी की प्राइस कितनी है, वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में, उसकी वजह से बार्टर सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं था। आज भी जहां पे नहीं है मनी, वहां पे तो बार्टर सिस्टम चल ही रहा है, और छोटी मोटी जगहों पे चलता है बार्टर सिस्टम। और अगर कल की डेट में आपकी मनी, मान लो ऐसा कुछ हो कि सब कुछ आपकी मनी खत्म हो जाए, वापस से एक प्रिमिटिव सोसाइटी आ जाए, तो जब प्रिमिटिव सोसाइटी आएगी तो मनी का इन्वेंशन, मनी तो खत्म हो गई, वापस से आपका बार्टर सिस्टम ही चल रहा है। और इवन अगर बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है सिस्टम में, तो भी बार्टर सिस्टम अच्छा रहता है फिर, क्योंकि कमोडिटीज की प्राइसेस तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी, तो उस समय करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर देती है। तो जब करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर देते, उस समय बार्टर सिस्टम बेस्ट है। तो बार्टर सिस्टम के कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, लेकिन अल्टीमेटली हम देखें तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स ज्यादा थी, इस वजह से हम किस में आ गए, मनी वाला हमने इवॉल्व कर दिया, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम की अगर आप डेफिनेशन देखें, ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी वाली बुक में दी हुई है, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दी हुई है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। अगर पेपर में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर एक्सचेंज, तो ये डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज विद द मीडिएशन ऑफ मनी इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। देखो, कमोडिटीज आप एक्सचेंज कर रहे हो विद द मीडिएशन ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विद द मीडिएशन ऑफ मनी, मतलब जो आप आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, यहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है, कोई पैसा नहीं, लेकिन ये मीडिएशन ऑफ मनी, मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि ये जो मैं इसको दे रहा हूँ, ये मेरे को दे रहा है, ये दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो आप विद द मीडिएशन ऑफ मनी, तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज विद द मीडिएशन ऑफ मनी, मतलब आप कमोडिटीज को ही एक दूसरे को प्राइस के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी मैंने आइसक्रीम वाला और आपको एग्जाम्पल दिया वीट वाला। इन अर्लियर टाइम्स व्हेन दे, ये डेफिनेशन याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, हर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए डेफिनेशन याद रखनी है। In earlier times, when there was no concept of money and banking, people used barter system of exchange, ठीक है। They exchanged commodities, पहले ऐसा ही होता था, कमोडिटीज एक्सचेंज करते थे, आज भी करते हैं। आप ट्राइबल सोसाइटीज में चले जाओ, मेरे गांव की मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ज्यादा पुरानी नहीं है, 20 साल पुरानी होगी। और आज भी देखो, हमारे गांव में आज भी ऐसा है, जैसे 2 हाउस होल्ड है आपके, ये 2 हाउस होल्ड है, मान लो इसके घर में राइस है और इसको वीट की जरूरत है, इसके पास वीट है, तो ये इसके घर में जाएगा, बोलेगा ये मेरे इतने राइस ले लो, मुझे वीट दे दो। आज भी बार्टर एक्सचेंज चलता है। तो बार्टर एक्सचेंज तो एक ऐसी चीज है ना जो सदाबहार है, ठीक है, ये हमेशा चलने वाला है। इवन अगर आपका कितना ही एडवांस हो जाए, जब आपका गांव में, आज भी विलेजेस में भी, इवन शहर में भी आप जाते हो, किसी के घर से दूध लेने चले जाते हो, बदले में जैसे कोई आपको त्योहार पे मिठाई देता है, तो आप भी उसको वापस से जाते हो उसके घर पे, तो मिठाई लेके जाते हो, दैट इज बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर में क्या है, कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज। वो अलग बात है कि आप हमेशा वो देते हो, कौन सी आती है वो एक मिठाई जो सबसे ज्यादा दी जाती है, ठीक है, नाम बोलो, सोन पपड़ी, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सचेंज सोन पपड़ी का होता है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में क्या है, आपका कमोडिटीज एक्सचेंज होती है एक दूसरे के साथ, कमोडिटीज विद रेस्पेक्ट टू कमोडिटीज। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, अब मान लो मेरे पास
मेरे पास कोई कमोडिटी है, ठीक है, मैंने बोला ना आपको मेरे पास कमोडिटी है व्हीट, और मुझे व्हीट के बदले क्लोथ चाहिए, लेकिन किसी के पास है ही नहीं क्लोथ। मतलब जो भी है मेरे साथ में एक्सचेंज करने वाले, किसी के पास क्लोथ नहीं है, किसी के पास राइस है, किसी के पास घी है, किसी के पास कुछ और चीज है, लेकिन मुझे क्लोथ चाहिए। तो अब मैं कैसे लूंगा क्लोथ? नहीं ले सकता। या फिर जो ये क्लोथ वाला है जिसके पास है उसको व्हीट नहीं चाहिए, उसको राइस चाहिए, तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मेरे पास पैसा होगा, मनी होगी, तो मनी से तो मैं जो चीज चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। इसलिए मनी का इन्वेंशन किया गया। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी। देख लो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम है इसकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया। डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल टू एक्सचेंज कमोडिटीज। कैसे? अगर मेरे पास व्हीट है, इसके पास क्लोथ है, मुझे क्लोथ चाहिए लेकिन इसको व्हीट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास व्हीट है, मेरे को क्लोथ चाहिए, लेकिन दूसरे को व्हीट नहीं चाहिए, या फिर क्लोथ वाले को व्हीट नहीं चाहिए, और या फिर व्हीट वाले को मान लो राइस चाहिए। ठीक है, लेकिन राइस वाले को व्हीट नहीं चाहिए। यानी ऐसा है, इसको दो पर्सन है, 1 और 2, ये दोनों एक्सचेंज करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के पास जो कमोडिटीज है वो एक दूसरे को नहीं चाहिए। फिर कैसे एक्सचेंज करेंगे? फिर एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है, मतलब दोनों एक्सचेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के पास वो कमोडिटीज है जो एक दूसरे को नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में क्या हेल्प करेगी? मनी। मनी है तो आप वो चीज कहीं से भी जाके खरीद सकते हो। तो डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स में क्या होता था, जरूरी नहीं है कि दो लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों के पास जो चीज है वो एक दूसरे को चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सचेंज कमोडिटीज। फिर मैं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूंगा? तो इससे बेटर है आपके पास पैसा होगा, तो पैसा लेके तो आप किसी से भी कुछ भी खरीद सकते हो। दूसरा क्या था? बार्टर में डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वेल्थ। मैंने आपको बोला था कैसे आप स्टोर करके रखोगे क्लोथ। अगर आपके पास बहुत सारा वीट है, तो बहुत सारा वीट है, कुछ सरप्लस में है, तो उसको आप बदले क्या क्लोथ स्टोर करके रखोगे? नहीं। लेकिन मनी के केस में स्टोरेज इज पॉसिबल। एब्सेंस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी, मैंने अभी आपको बताया आइसक्रीम के बदले हमने वीट दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसकी वैल्यू कितनी। ठीक है, इसलिए एक कॉमन मीडियम की जरूरत चाहिए, और वो कॉमन मीडियम जो सबकी वैल्यू डिसाइड करे वो क्या था? मनी। ओके, तो ये तीन प्रॉब्लम्स थी मेन। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वेल्थ, एंड एब्सेंस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। आपको ये तीन ये मेन पॉइंट है, ये याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से। वो पूछ लेता है कई बार कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन बार्टर एक्सचेंज। चार आपको देगा, 1 2 3 ऐसे करके, फिर पूछेगा भी चौथी फॉलो करें। ठीक है, वो क्वेश्चंस ऐसे ही उठाता है। ठीक है, जो लीस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वहां से उठाते हैं। ठीक है, अब ये नोट पढ़ लीजिए, नोट वही है। Barter system has its advantages too, like in case of a monetary crisis or hyperinflation, when the currency has lost its value, barter system works perfectly as an alternative. जब बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन हो गया तो उस समय करेंसी की वैल्यू तो रही नहीं, तो आप बार्टर सिस्टम को यूज कर लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, नाउ मनी। ओके, बार्टर सिस्टम आपका खत्म हो गया, प्रॉब्लम थी इसलिए मनी को इन्वेंट किया गया। नाउ मनी। ओके, डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज द, ये भी एनसीईआरटी से आपकी, मनी इज द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड, व्हाई इट इज मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड? बिकॉज इट इज लिक्विड, हाईली लिक्विड। आप कहीं पे भी मनी लेके जाओ, यू कैन बाय एनीथिंग। ठीक है, कोई भी चीज आपको खरीदनी है, यू कैन बाय विथ मनी। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, करेंसी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, करेंसी नोट्स और कॉइन्स इज वन टाइप ऑफ मनी।
ठीक है, करेंसी किसी भी फॉर्म में हो, नोट्स की फॉर्म में हो, भले से रुपी हो, डॉलर हो, पाउंड हो, स्टर्लिंग हो, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग हो, यूरो हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपकी सारी करेंसीज क्या है आपकी, ये सारी आपकी मनी। अब ये देखो नोट, मनी इज नॉट ए नेसेसिटी, ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, नीड है हमारी, कंफर्ट के लिए की गई, एंड आवर सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट इट, एग्जिस्ट कर रही है अभी भी, मैंने आपको बताया ट्राइबल सोसाइटी, इट एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, मींस कंफर्ट के लिए। ठीक है, मनी कोई ऐसे नहीं है कि नेसेसिटी है, नीड है, ठीक है, नीड है हमारी, और जो नीड है वो ऐसे भी नहीं है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। पुराने जमाने में बिना मनी के भी हमने सरवाइव किया है बार्टर सिस्टम के थ्रू, ट्राइबल सोसाइटीज आज की डेट में सरवाइव कर रही है बार्टर सिस्टम के थ्रू। आप चले जाओ ये आपके बाकी जो आपकी कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे जितनी ट्राइबल सोसाइटीज है वो विदाउट मनी सरवाइव, ठीक है, बार्टर एक्सचेंज से करती है, वहीं से प्रोड्यूस जो होता है उनको, वहीं से वो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स वगैरह सारे वो वहां से लेके। अब तो थोड़ा बहुत क्या है कि लोग ट्राइबल एरियाज में भी घुस गए हैं डेवलपमेंट के नाम पे, पेड़ वगैरह काट दिए, वहां के फॉरेस्ट को खत्म कर दिया है, तो लोगों को क्या है, ट्राइबल्स को भी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके एरिया को पूरे को खत्म करके और वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे सारी जमीनें दे दी जाए बिजनेसमैन को। तो जब आप ऐसा करोगे तो उनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, तो फिर क्या मजबूरी में उनको भी यही काम करना पड़ेगा जो डेली लेबरर्स वाला, तो फिर मनी पिक्चर में आ जाएगी। अदरवाइज मनी कोई ऐसी बहुत ज्यादा नेसेसिटी नहीं है कि बिना पैसों के आप, बार्टर सिस्टम अगर हो तो उससे चल सकता है, लेकिन बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी। तो मनी आपकी क्या है, एक फैसिलिटेटर का काम करती है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि मनी के बिना आप एग्जिस्ट नहीं करोगे, ठीक है, बार्टर सिस्टम हो तो भी चल सकता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना। अरे भाई कोई हिल्स ले लो, नीलगिरी हिल्स ले लो आप, हिमालय के उधर भी जो आपकी ट्राइब्स रहती हैं, चाहे फुट हिल्स हो हिमालय में, सब जगह पे आपका बार्टर सिस्टम चलता है, ठीक है, पैसा तो बाद में है ना, और जैसे जैसे पैसा आता है, देखो पैसा हमने अपनी सुविधा के लिए हिसाब से, आज की डेट में करेंसी नोट्स है, पुराने जमाने में आपके देख लो आप, इवन आपके चमड़े के सिक्के चलते थे, कॉपर कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स थे, तो ये तो आपका जो मनी है ये तो इवॉल्व होती रहती है, लेकिन बार्टर सिस्टम आपका क्या है, इटर्नल है, वो हमेशा से है, वो आज भी चल रहा है, वो पहले भी चल रहा था, वो आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया बार्टर सिस्टम का, फेवर, फेवर इज ए काइंड ऑफ बार्टर एक्सचेंज। अगर मैं आपके लिए कोई फेवर कर रहा हूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आगे जाके आप भी मेरे लिए फेवर करोगे, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ बार्टर एक्सचेंज। नहीं, मैंने बोला ना, मनी आपकी फैसिलिटेटर का काम करती है, ठीक है, फैसिलिटेटर का काम करती है। पहले क्या होता था, पहले आपके पुराने जमाने में अगर ग्लोबलाइजेशन की आप बात करो, तो अगर मुझे बाहर से मान लो कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं बाहर से वो प्रोडक्ट मंगाऊंगा, बदले में उसको एक प्रोडक्ट दे दूंगा, मनी का इन्वॉल्वमेंट खत्म। लेकिन दिक्कत यही आती है बार्टर एक्सचेंज में कि मान लो मैं बाहर से प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ, और जो मैं प्रोडक्ट उसको देना चाहता हूँ उसको नहीं चाहिए, फिर क्या करेंगे? फिर मान लो ऐसा वो प्रोडक्ट मैं कहीं और से मंगाऊं, उसको अपना प्रोडक्ट दूं, फिर ये प्रोडक्ट उसको दूं, ये प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ऐसा भी किया जा सकता है ना, आपको गोल्ड चाहिए, गोल्ड के बदले में उनको मान लो आपसे क्या चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आप उनको दे दो, टी चाहिए, कॉफी चाहिए। तो बार्टर एक्सचेंज में पहले भी तो ऐसा ही होता था, लेकिन मनी क्या है, मनी क्या है, आपको है ना थोड़ी चीजें आसान बना देती है, कि भाई आपने एक सामान मंगाया, इतने पैसे उसको दिए, अब आप उस पैसे से कुछ भी चीज खरीदो, आपके पास चॉइसेस आ गए। बार्टर एक्सचेंज में चॉइसेस नहीं होते थे आपके पास ज्यादा, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये मैंने आपको तीन तीन प्रॉब्लम बताई ना, वो प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम्स है, इसलिए मनी का इवोल्यूशन है। मनी इजी तो करती है ना चीजों को। अब आपके बाद आप क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी की हम बात करते हैं, अभी पढ़ेंगे इसमें आगे, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, वो भी आपके क्या है, वो भी आपके चीजों को आसान बनाती है, इसलिए हम उनकी बात करते हैं। देखो डिजिटल करेंसी कितना आसान है, पहले आप कोई भी चीज खरीदने जाते थे आप कैश देते थे, ठीक है, आज के डेट में फोन पे यूज किया, गूगल पे यूज किया, ठीक है, पेटीएम यूज किया आपने, टिकट कराना है 2 मिनट में, 2 सेकंड में आपका टिकट हो गया, ठीक है, फोन पे से आपने पे कर दिया। किसी को ट्रांसफर करना है मनी, पहले लाइन में जाओ बैंक में, चेक भरो, किसी को भरना नहीं आता था, ठीक है, पहले फॉर्म भरो, पैन भूल जाते थे, फिर पैन मांगो, फिर फॉर्म भरो, फिर जमा कराओ, फिर वो आधे टाइम में लंच में रहते थे बैंक वाले।
अब बैंक की शक्ल देखिए, आपको सालों साल हो जाते होंगे, मुझे खुद को 3-4 साल हो गए बैंक की शक्ल देखे हुए। तो आप सोच लो ना कि कितनी आसान चीजें हो गई हैं। तो हम अपने लिए चीजों को आसान करने के लिए काम करते हैं, लेकिन बार्टर एक्सचेंज तो रहने वाला ही है ना। बार्टर एक्सचेंज भले से छोटे लेवल पे हो, वो तो है ही, शुरुआत तो वहीं से ही हुई, वो तो इटरनल है ही। तो उसको थोड़ी ना आप कह सकते हो कि वो नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं छोटे मोटे तौर पे ये मैंने आपको बताया, बार्टर एक्सचेंज तो एक तरह का क्या कंसेप्ट है, ओके, इटरनल कंसेप्ट है, ओके। अब फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, ये आपको याद रखने प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे कहीं पे पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मनी से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं मैं इसको स्किप करने वाला था पहले कि आप खुद से पढ़ लो, ठीक है। तो इट एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अभी मैंने आपको बता दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी आप कमोडिटी खरीद सकते हो इससे। एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, सारी चीजों की वैल्यू बताता है, किसकी वैल्यू कितनी है। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप वेल्थ को स्टोर करके रख सकते हो। एक्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, एक्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। बार्टर एक्सचेंज में क्या था, अगर आपके पास व्हीट है और आपको राइस चाहिए, तो आपको उसी वक्त ये एक्सचेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इसको व्हीट दे दिया बोला, क्योंकि आपकी जरूरत उस समय राइस की। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मनी में आपने देखा होगा कि बैंक से आप लोन लेते हो या किसी ने आपसे लोन लिया, ठीक है, किसी ने आपको पैसा दिया, तो फ्यूचर मॉनेटरी ऑब्लिगेशंस कैन बी सेटल्ड यूजिंग मनी। आप किसी को चेक दे दो आगे की डेट में, ठीक है, चेक एक्सेप्टेबल है। आपसे किसी ने 1.5 लाख रुपए लिया, आप उसको चेक दे दो 1 महीने बाद का कि यार 1 महीने बाद ये चेक कैश करा लेना। या फिर आप लोन्स लेते हो, उस लोन्स में भी क्या है, आप चुकाते रहते हो ईएमआई वगैरह, ठीक है। ये बार्टर एक्सचेंज में पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे ये चीजें पॉसिबल है। क्यों, आप डेफर्ड पेमेंट्स जो होते हैं, डेफर्ड पेमेंट्स मतलब जो आप आगे की डेट में पे करोगे, तो आगे की डेट में आप किसके थ्रू पे कर सकते हो, चेक के थ्रू पे कर सकते हो। जैसे मान लो आज को मैंने किसी से 10 लाख रुपए लिए, मुझे आज जरूरत है, मैं उसको एक चेक दे दूं 2 महीने बाद में, तो अब वो क्या है, उसके लिए भी सेफ हो गया कि इसने चेक दे दिया मेरे को 2 महीने बाद का, और मेरे को 10 लाख भी मिल गए, मेरा काम भी हो गया। या फिर मैं बैंक से लोन लेता हूँ, तो बैंक से लोन लेता हूँ, वो मुझे 10 साल में चुकाने, 15 साल में चुकाने, 20 साल में चुकाने। ये जो फैसिलिटीज थी ये आपकी बार्टर एक्सचेंज में नहीं थी, यहाँ पे ये पॉसिबल है। तो फंक्शंस ऑफ मनी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, और एक्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। नाउ टाइप्स ऑफ मनी, यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, टाइप्स ऑफ। मेंस में कुछ नहीं आएगा यहाँ से, मेंस का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेंस का हमने जो पढ़ा है पुराना वाला, उसमें से बेसल नॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, आपके मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और बाकी हम जब कंप्लीट करेंगे अपना सिलेबस, तो मैं आपको बताऊंगा क्या मेंस के लिए, क्या प्रीलिम्स के लिए। तो ये टाइप्स ऑफ मनी में फुल बॉडीड मनी, टोकन मनी, पेपर मनी, फिएट मनी, लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर, फिड्यूशियरी मनी, नियर मनी, और क्वेसी मनी, क्वेसी मनी भी कहते हैं इसको, आगे देख लेंगे, प्लास्टिक मनी एंड डिपॉजिट मनी, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशंस आप समझते हैं एक एक करके, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहला फुल बॉडीड मनी, ठीक है। फुल बॉडीड मनी का मतलब है whose face value is equivalent to its intrinsic value, ठीक है। ये अभी इसको डेफिनेशन देखो, फुल वैल्यू इज एम्बेडेड इन द करेंसी इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल गोल्ड करेंसी, जैसे मान लो एक मैंने गोल्ड कॉइन चलाया, चलते थे पहले गोल्ड कॉइन, और ये गोल्ड कॉइन है जो, इसकी प्राइस आपकी कितनी है, मान लो ये गोल्ड कॉइन की खुद की वैल्यू कितनी है, 1000, अभी भी आप खरीदते हो गोल्ड कॉइन। अब आप ये गोल्ड कॉइन देके और 1000 रुपए तक की कोई भी कमोडिटी आप खरीद सकते हो, और 1000 रुपए कमोडिटी खरीद सकते हो। तो जितनी कमोडिटी की वैल्यू है, 1000 रुपए का मुझे कुछ भी खरीदना है, जितनी कमोडिटी की वैल्यू है,
उतनी इस गोल्ड कॉइन की वैल्यू। यानी यहां पे जो ये गोल्ड कॉइन है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो ये खुद की वैल्यू है, वो खुद कितनी है 1000। जितनी कमोडिटी की वैल्यू उसके बराबर इसकी वैल्यू है। यानी ये गोल्ड कॉइन अपनी वैल्यू कहां से ड्रॉ कर रहा है? फ्रॉम इटसेल्फ। खुद से अपनी वैल्यू ड्रॉ कर रहा है, और खुद से अपनी वैल्यू ड्रॉ कर रहा है कितनी? ₹1000। और जब खुद से ड्रॉ करता है तो उसे कहते हैं इंट्रिंसिक। तो फुल बॉडीड मनी को इंट्रिंसिक मनी भी कहते हैं, इंट्रिंसिक, क्योंकि ये अपनी सारी वैल्यू कहां से ड्रॉ कर रहा है? खुद से। इसको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपनी वैल्यू पे लिए खुद पे डिपेंडेंट है। इसकी फेस वैल्यू जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू ₹1000। ठीक है, ये गोल्ड की अपनी प्राइस कहां से ड्रॉ हो रही है? खुद गोल्ड से। आप गोल्ड कॉइन को ऐसा नहीं कि इस पे किसी के आरबीआई की वजह से ये अपनी ये वो ले रहा है वैल्यू, या किसी कोई एम्परर है उसकी वजह से वैल्यू ले रहा है। नहीं, गोल्ड खुद एक आपकी क्या है? कमोडिटी है जिसकी वैल्यू खुद ₹1000। तो इसलिए इसको हम कमोडिटी मनी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये खुद की प्राइस खुद से ड्रॉ कर रहा है। इसकी खुद की प्राइस किसके बराबर होगी? खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू किसके बराबर होती है? इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू ही कमोडिटी के बराबर है। गोल्ड कॉइन हो सकता है, सिल्वर कॉइन हो सकता है, लेकिन कॉपर कॉइन नहीं होगा। कॉपर की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती इंट्रिंसिक। वो अगर ड्रॉ करेगा तो किसी के साइन से, सिग्नेचर वगैरह होंगे तब। ये दो तो कमोडिटीज हैं। जैसे आपका डायमंड, ठीक है, डायमंड खुद की वैल्यू खुद से ड्रॉ करता है। कल की डेट में हम डायमंड को बना दें करेंसी, मनी, मतलब कि डायमंड ही चले पूरी इंडिया में। ठीक है, तो वो डायमंड जो होंगे, वो डायमंड अपनी वैल्यू खुद से ड्रॉ कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की वैल्यू अपनी। तो जो खुद की वैल्यू खुद से ड्रॉ करता है वो कहलाता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड क्यों है? क्योंकि इसकी फेस वैल्यू इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है। इज इट क्लियर? पूरी की पूरी वैल्यू उसमें खुद एम्बेडेड है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब खुद से। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है, मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है? कि मैं इंपॉर्टेंट हूं खुद की वजह से। अगर मैं बोलूं मेरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, तो मैं बोलूंगा मैं इंपॉर्टेंट हूं किसी और की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, या मान लो मेरा भाई आईएएस आईपीएस, उसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं। लेकिन अगर लोग मुझे मेरी वजह से जानते हैं तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वो गोल्ड कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक मतलब फ्रॉम इनसाइड, इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड, खुद से खुद की वैल्यू। और अगर आपका एक्सट्रिंसिक का मतलब आउटसाइड, फ्रॉम इटसेल्फ। द गोल्ड हैज वैल्यू बिकॉज ऑफ इटसेल्फ। गोल्ड की अपने आप वैल्यू है ना। अगर आप गोल्ड कॉइन आप खरीदते हो ना, गोल्ड कॉइन, जैसे अभी ये आपके गोल्ड कॉइन स्कीम चली थी, बुलियन स्कीम, आप गोल्ड खरीदते हो, तो गोल्ड अपनी वैल्यू, क्यों लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं? Why people invest in gold? Because gold has its own intrinsic value. तो फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है? आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है? फुल बॉडी, मैंने समझा दिया, फिर भी आपको क्या याद रखना है? जिसकी फेस वैल्यू अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है। अगर ₹1000 का गोल्ड कॉइन है, तो वो गोल्ड कॉइन आप कहीं पे भी लेके जाओ, वो ₹1000 का आपको उसके बदले ₹1000 मिल जाएंगे। या कोई भी आप कमोडिटी ₹1000 के उसके बदले ले सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये पहला है आपका फुल बॉडीड मनी। ठीक है, सेकंड इज टोकन मनी। टोकन मनी में जो आपका वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू एज मनी इज मच मोर देन इट्स वैल्यू एज ए कमोडिटी। समझो बात, टोकन मनी को समझो। फुल बॉडीड तो आपको समझ आ गया। यहां पे जो इसकी मनी वैल्यू होगी, वो कमोडिटी वैल्यू से बहुत हाई होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल है करेंसी नोट। देखो,
गोल्ड कॉइन मैंने अभी आपको बताया, गोल्ड कॉइन से अगर हम कंपेयर करें तो गोल्ड कॉइन तो क्या है आपकी फुल बॉडीड मनी, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों लिखे हैं फुल बॉडीड मनी। लेकिन आप करेंसी नोट है, मान लो आपका 2000 रुपए का करेंसी नोट है, क्या 2000 रुपए की वैल्यू 2000 है? नहीं, 2000 रुपए की वैल्यू अगर मैं वैसे देखूं तो मुझे 2000 रुपए का नोट छापने में सारा मटेरियल मिला के इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकलेगी 6 रुपए 7 रुपए, इतनी कॉस्ट आएगी इसकी प्रिंटिंग। यानी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो कितनी है, 6 या 7 रुपए। लेकिन इससे आप कमोडिटी अगर आप देखो तो इससे 6-7 रुपए की कमोडिटी वैल्यू आप देखो, इसकी कमोडिटी वैल्यू मतलब जिससे आप ये चीजें जितना इसका प्राइस है तो 6-7 रुपए, यानी अगर आप इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से जाओ तो आप 6-7 रुपए की कमोडिटी खरीद सकते हो। लेकिन आप 2000 रुपए से क्या खरीद पाते हो, 2000 रुपए से आप 2000 रुपए की चीज खरीद पाते हो, जबकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी नहीं है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो 6-7 रुपए है, लेकिन आप इससे 2000 रुपए की चीज क्यों खरीद पाते हो, क्योंकि इस पे ये गवर्नमेंट इसको इशू करती है। ये अपनी वैल्यू कहां से ड्रॉ कर रहा है, गवर्नमेंट से। तो कोई भी मनी जिसकी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है, इसकी कमोडिटी वैल्यू तो कितनी है 6-7, अगर मैं इसको निकालूं इसकी वैल्यू तो 6-7 रुपए, तो 6-7 रुपए से आप 6-7 रुपए की चीज खरीद पाते हो। लेकिन इससे आप कितनी खरीद पा रहे हो, 6-7 रुपए से ज्यादा की, यानी कितनी, 2000 रुपए तक की कोई भी चीज खरीद पा रहे हो। तो इसकी मनी वैल्यू क्या है आपकी, एज ए कमोडिटी अगर इसको मैं मेजर करूं तो उससे बहुत ज्यादा है, 2000 रुपए। तो करेंसी नोट उसका एग्जाम्पल। और आपका कॉपर कॉइन भी अगर मैं निकालूं, कॉपर कॉइन से भी अगर आपने कॉपर कॉइन निकाला, मान लो आपने 10 रुपए का एक कॉपर कॉइन निकालो, ठीक है, लेकिन वो कॉपर कॉइन आपने 10 रुपए का निकाला, उसकी 10 रुपए वैल्यू नहीं है, उसकी 2-3 रुपए लगे होंगे उसको बनाने में, लेकिन आप उससे 10 रुपए तक की चीज खरीद सकते हो। यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो 2-3 रुपए है, कमोडिटी वैल्यू तो 2-3 रुपए है, लेकिन आप उससे चीज क्या खरीद सकते हो, उससे ज्यादा, यानी उसकी मनी वैल्यू उससे ज्यादा है। तो ऐसी चीज जिसकी मनी वैल्यू उसकी कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है। जबकि गोल्ड कॉइन क्या है आपका, गोल्ड कॉइन फुल बॉडीड मनी, उसकी वैल्यू क्या है, कमोडिटी के बराबर है। वो 1000 रुपए का है और उसकी वैल्यू भी कितनी है, 1000 रुपए। लेकिन 2000 रुपए का नोट 2000 रुपए का है, लेकिन उसकी कमोडिटी वैल्यू देखी जाए तो कितनी, 6-7 रुपए। लेकिन आप उसे खरीद सकते हो क्या, 2000 रुपए तक की चीज, तो उसकी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा। दिस इज योर टोकन। इज इट क्लियर? नहीं 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 नहीं, लैंड होल्डिंग्स नहीं भाई, लैंड होल्डिंग्स नहीं। अभी हम मनी में, मनी इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। मनी मतलब करेंसी नोट, कोई भी तरह के सिक्के, ठीक है, लैंड होल्डिंग्स नहीं, ठीक है। अभी सिक्के करेंसी नोट की बात हो रही है, लैंड होल्डिंग्स पे नहीं जाओ, ठीक है। डोंट यूज डोंट यूज योर माइंड, ठीक। मैं कर रहा हूँ ना अपना, ठीक। लैंड होल्डिंग्स का कोई चक्कर नहीं है, ठीक। क्या लगाया हो सुबह सुबह, हैं? बताओ क्या लगाया हो सुबह सुबह। अच्छा डायरेक्ट मैसेज किया है, बच गए इसलिए तो, ठीक है। नहीं बच्चे पूछते क्या लगाया हो सुबह सुबह। कैसे बढ़ जाएगी, कॉपर कॉइन को मेल्ट करके बेचोगे तो। क्या इतना सा कॉइन जो मैंने निकाला है, इतना सा कॉइन, ठीक है, छोटा सा, वो क्या आपका 10 रुपए का हो जाएगा? या चलो आपको डाउट है तो एक चीज करते हैं, एक कॉपर कॉइन में निकाला, वो 100 रुपए का कॉपर कॉइन निकाला, ठीक है। इतना छोटा सा कॉपर कॉइन निकाला, आप मेल्ट करके बेचो उसको 100 रुपए का, जाओ। दिमाग नहीं लगाओ फालतू का, ठीक है। सुबह सुबह पढ़ो आराम से, मेल्ट करके बेचोगे तुम तो ये इतना सा कॉपर कॉइन 100 रुपए का बिकेगा, है छोटा सा, इतना सा लो, इतना सा कॉपर कॉइन बना दिया मैंने। 25 पैसे बनता था ना उतना सा कॉपर, अब इसको मेल्ट करके बेच के आओ 100 रुपए का। या मैंने 500 वैल्यू का बना दिया मान लो कॉपर कॉइन छोटा सा। नहीं ना? तो 10 रुपए का एग्जाम्पल दिया इसलिए आप सोच रहे थे कि 10 रुपए का मैं मेल्ट करके बेच दूं, ठीक है, आप बेच के आओ इसको, ठीक है, क्लियर है। अरे तो सिर्फ एक नहीं, मान लो
आपके 10 कॉइन है, हर कॉइन 50 रुपए का है मान लो, तो 10 कॉइन 500 के हो गए, तो 10 कॉइन भी मेल्ट करके आओगे तो 500 थोड़ी ना मिलेंगे, 50 रुपए मिल जाएंगे, 60 मिल जाएंगे, 100 मिल जाएंगे। भाई समझने वाली बात जो समझा रहा हूँ वो समझो ना, ठीक है? क्लियर? टोकन मनी इसके लिए आगे बात समझ में। 10 कॉइन आप बोल रहे हो तो 10 कॉइन मेल्ट करोगे तो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी ना, वो उनकी मनी वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी उस हिसाब से। अगर एक कॉइन 50 का है तो 10 कॉइन कितने के हो गए? 500 के। 10 कॉइन को आप पिघला के मेल्ट करके बेचोगे तो वो 500 के थोड़ी ना बिकेंगे। कॉपर को इतना महंगा होता है क्या? है कॉपर को इतना महंगा होता है? पेपर में, पेपर, ठीक है। अभी तक फुल बॉडीड मनी और दूसरा क्या पढ़ा हमने? दूसरा टोकन में, अब पेपर में। पेपर मनी तो आपको पता ही है जो हम यूज करते हैं, 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, आज खत्म करना, ठीक है? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ठीक है, 500, 2000, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, 2 रुपए से लेके, आरबीआई की पावर कितनी है, 2 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक प्रिंट कर सकता है। आरबीआई 2 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक प्रिंट कर सकता है। कहाँ लिखा है? आरबीआई एक्ट में। आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है। 10,000 रुपए 2 बार निकाले इसने, ठीक है, 2 बार 10,000 रुपए प्रिंट किए हैं, लेकिन दोनों बार उनको डिमोनेटाइज कर दिया गया, ठीक है। तो आरबीआई 2 रुपए से लेके 10,000 तक छाप सकता है, वो सारे ये पेपर मनी। और अपना जो गवर्नमेंट है, 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट छापती है, 1 रुपये का नोट और सारे कॉइन्स ये गवर्नमेंट छापती है, ठीक है। इसके लिए अलग एक्ट है, अभी आगे पढ़ते हैं। तो आरबीआई जो छापता है वो पेपर मनी, ठीक है। मनी मेड आउट ऑफ पेपर इज टर्म्ड एज पेपर मनी। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है फुल बॉडीड, फुल बॉडीड पेपर मनी। अभी फुल बॉडीड से आपको समझ आ गया होगा, अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है। फुल बॉडीड रिप्रेजेंटेटिव क्यों है आगे वर्ड? क्योंकि पेपर रिप्रेजेंट करेगा। पहला है फुल बॉडीड, या फिर इसको कन्वर्टेबल भी कह सकते हैं। ये कैसे है? जैसे मान लो मैंने 2,000 रुपए का नोट आपके लिए छापा और आपसे ये 2,000 रुपए का नोट कोई नहीं ले रहा, ठीक है। तो आप क्या करो, आप आरबीआई के पास जाओ, आरबीआई से बोलो भाई ये तुमने 2,000 रुपए का नोट छापा है, मुझसे कोई नहीं ले रहा, मुझे इसके इक्विवेलेंट गोल्ड दे दो, ठीक है। अब आरबीआई आपको इस 2,000 रुपए के बदले 2,000 रुपए का गोल्ड दे देती है। तो अब ये जो 2,000 रुपए का नोट है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2,000 रुपए के गोल्ड के बराबर है। तो ये पहली बात तो फुल बॉडीड मनी हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीआई ने छापा है, आरबीआई ने आपको गारंटी दी है कि भाई अगर आपको कोई नहीं ले रहा तो आप मुझे दो, ठीक है। जो आपका डॉलर सिस्टम चला था ना शुरू में, जब आप पूछते हो बार बार कि डॉलर क्यों आपकी करेंसी है वर्ल्ड ट्रेड में, उसका कारण यही था। जब 1944 में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बने थे तो अमेरिका ने बोला था कि आप डॉलर को चलाओ, सब चीजों को डॉलर से कनेक्ट कर दो, अगर आपसे कोई डॉलर नहीं लेगा तो मेरे पास आना, मैं आपको उसके बदले गोल्ड दूंगा। उस समय गोल्ड किसी के पास इतना नहीं था, सब बर्बाद हो चुके थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री आपकी इमर्ज होकर निकली थी वो यूएस थी। तो यूएस ने बोला मुझसे गोल्ड ले लो अगर आपसे कोई डॉलर नहीं ले रहा, और किसी की औकात नहीं थी कि अपनी करेंसी को गोल्ड से पैक कर दे, तो इसलिए डॉलर उस समय चला, ठीक है। अगर इंडिया की होती उस समय, इंडिया के पास डॉलर गोल्ड होता इतना सारा, तो इंडिया भी अपने से पैकिंग कर सकता था। ब्रिटेन के पास नहीं था, ठीक है, यूएसएसआर के पास नहीं था, किसी के पास नहीं था, सिर्फ अमेरिका सबसे पावरफुल था, ठीक है। तो अमेरिका पावरफुल था तो अमेरिका ने गोल्ड से पैकिंग करी, इसलिए आज तक डॉलर मेन करेंसी है जो आपकी चलती है, ठीक है, इसलिए डिमांड में रहती है। आगे ब्रेटन वुड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, अगर आप 2,000 का रुपए का नोट लेके जाओ और वो बदले में आपको 2,000 रुपए का गोल्ड दे दे, तो ये अपनी वैल्यू कहां से ड्रॉ कर रहा है? यहाँ से। फुल बॉडीड हो गया ये, और साथ में कन्वर्टेबल हो गया, फुली कन्वर्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये पेपर मनी कहलाती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव और फुल बॉडीड। अब आप इसको पढ़ो। It is a type of paper money that is issued against an equivalent amount of gold, silver, ठीक है। इनको बुलियन कहते हैं, बुलियन टेक्निकल वर्ड है इनके लिए, गोल्ड और सिल्वर के लिए, ठीक है।
गोल्ड सिल्वर बाय द इशूइंग अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल बैंक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। एनीवन हु होल्ड्स दिस टाइप ऑफ पेपर मनी can go to the central bank and get that converted into an equivalent amount of gold, silver. Paper money of this type can be converted to full-bodied money. Hence, it is also termed as convertible. Convert हो गई पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये आपकी कहलाती है फुल बॉडीड और कन्वर्टेबल मनी। कोई भी कॉइन होगा वो गवर्नमेंट छापती है, कॉइन आरबीआई नहीं छापता, सारे कॉइन गवर्नमेंट छापती है, ठीक है, क्लियर है। कॉइन्स का धंधा सिर्फ गवर्नमेंट करती है, आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, ठीक है। अभी आपको दिखाएंगे कॉइन कौन सा, कॉइनेज एक्ट है, ठीक है। कॉइनेज एक्ट के अंडर देयर इज अ कॉइनेज एक्ट। हर चीज के लिए पावर ड्रॉ करने के लिए यू नीड सम एक्ट, इट इज कॉइनेज एक्ट। कॉइनेज एक्ट की हेल्प से गवर्नमेंट कॉइन्स छापती है, ठीक है। तो पेपर मनी, पहला टाइप पेपर मनी का क्या हो गया, मैंने बोला ना दो तरह की है, पहली क्या है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड और कन्वर्टेबल, दूसरी आपकी इनकन्वर्टेबल, ठीक है, इनकन्वर्टेबल। अब इनकन्वर्टेबल से आप मतलब समझ जाओ, ये आप इक्विवेलेंट गोल्ड और सिल्वर में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नो ऑब्लिगेशन ऑन द सेंट्रल बैंक टू कन्वर्ट इट। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे ऐसा होता था फुल बॉडीड मनी होती थी, समझना इस बात को। पहले के टाइम पे फुल बॉडीड मनी कैसे होता था, क्योंकि गोल्ड से पैकिंग होती थी सबकी, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम आई तो गोल्ड को रिप्लेस कर दिया किसने, एसडीआर ने, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ने, ठीक है। आज की डेट में गोल्ड से पैकिंग नहीं है, आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आप 2000 रुपए का नोट, जैसे मैंने अभी आपको पीछे समझाया, 2000 रुपए का नोट आप लेके जाओगे और आरबीआई आपको उतना गोल्ड दे देगी, नहीं, आज की डेट में वो सिस्टम नहीं। आज की डेट में क्या है, लीगल टेंडर वाला कंसेप्ट है और सारा भरोसे पे चल रहा है। तो इसमें क्या होता है इनकन्वर्टेबल, आज की डेट में जो आरबीआई फॉलो करता है वो ये इनकन्वर्टेबल वाला कंसेप्ट है। पहले कन्वर्टेबल वाला होता था, अब इनकन्वर्टेबल है, ठीक है। जब से हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गए, तो आरबीआई क्या करेगा, अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है आज की डेट में, ध्यान रखना, और 2000 रुपए का नोट आपसे कोई नहीं ले रहा, आप आरबीआई के पास जाओगे इसके इक्विवेलेंट गोल्ड लेने, आरबीआई मना कर देगी आज की डेट। तो आज की डेट में जो आप 2000 रुपए लेके, 500 रुपए लेके, करोड़ों रुपए लेके जो घूम रहे हो, वो आपका इनकन्वर्टेबल मनी। पहले जब गोल्ड से पैकिंग हुआ करती थी, आज गोल्ड से पैकिंग नहीं है, ठीक है, गोल्ड से पैकिंग नहीं है, पहले गोल्ड से होती थी कि आप 2000 रुपए का नोट लेके जाओ और उतना ही गोल्ड ले लो। जब जब लेकिन जब यूएस ने अपना गोल्ड वाला सिस्टम चेंज किया तो सबने अपना चेंज कर दिया। आज की डेट में आरबीआई जो फॉलो करता है ये वाला करता है। तो सारा किस पे चल रहा है आपका, ट्रस्ट पे। अभी आज की डेट में ट्रस्ट और फेथ पे चल रहा है। आपको गवर्नमेंट में फेथ है कि आपके 2000 रुपए का नोट है, वो 2000 रुपए का उसकी वैल्यू है। कल को गवर्नमेंट अगर आपसे ले, आपके से कोई नहीं ले रहा और आप गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाओगे तो आरबीआई आपको उसके इक्विवेलेंट गोल्ड नहीं देगी। ये हो सकता है आपका कटा फटा नोट हो, आप आरबीआई के पास जाओ तो वो उसको एक्सचेंज कर देगी, लेकिन गोल्ड वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, ठीक है। आज की डेट में इनकन्वर्टेबल मनी वाला फॉलो करता है आरबीआई, ठीक है। तो आप ये याद रखना, ये जो पेपर आपकी होती है, ठीक है, पेपर मनी होती है दो तरह की होती है, ठीक है। एक कन्वर्टेबल, जिसमें आप जितना पैसा है 500, 1000, 2000, 10,000 वो लेके जाओ, उतना गोल्ड मिल जाए। लेकिन अगर ऐसे गोल्ड मिलने लगा तो फिर तुम्हें हर कोई आरबीआई के पास पहुंच जाएगा, सारा गोल्ड उसका खत्म हो जाएगा, आरबीआई क्या करेगी। आरबीआई को गोल्ड तो चाहिए होता है, देखो कुछ मिनिमम गोल्ड रखना पड़ता है अगर आपको करेंसी प्रिंट करनी है तो। मिनिमम गोल्ड तो आपको रखना पड़ेगा, वो कितना रखना पड़ेगा आगे आएगी स्लाइड। करेंसी प्रिंट करनी है तो मिनिमम आपको गोल्ड रखना पड़ेगा। अगर आरबीआई 115 करोड़ के आसपास का गोल्ड रखना पड़ता है, ठीक। अगर आरबीआई ऐसे सबको देने लगी गोल्ड तो सारा गोल्ड खत्म हो जाएगा, तो वो करेंसी प्रिंट ही नहीं कर पाएगी। आरबीआई एक्ट जो आपका है, ठीक है, जो एक्ट्स हैं उनके हिसाब से आरबीआई को इतना गोल्ड रखना पड़ता है।
तो आगे हम देखेंगे कि कितना गोल्ड रखना पड़ता है। अगर ऐसे कर दे आरबीआई कि आप पैसा लेके जाओ गोल्ड ले लो, तो सारा गोल्ड खत्म हो जाएगा, आरबीआई का सारा गोल्ड खत्म, फिर आरबीआई कुछ प्रिंट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, हर दिन आरबीआई के वहां लाइन लगा के लोग खड़े रहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव मनी नहीं है, अब आपका इनकन्वर्टेबल है। नहीं, गोल्ड सिर्फ टोकन मनी में था, गोल्ड आपका सिर्फ फुल बॉडीड मनी में था। टोकन मनी में तो मैंने उसको सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा है उमर, टोकन मनी में सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए रखा है उसको। ये जो गोल्ड है आपका, यहां से इसको हटा दो, ये सिर्फ समझाने के लिए रखा है, इसको हटा दो। कंपेयर करने के लिए मैंने आपको ये गोल्ड यहां रखा है, इसको हटा दो, बाहर फेंको इसको। ये दो एग्जाम्पल है उसके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसको हटा दो यार। ठीक है, ये फुल बॉडीड का एग्जाम्पल, हटा दो उसको। ठीक है, क्लियर है? ओके, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव मनी अभी आपकी यहाँ नहीं, अपनी कंट्री में तो नहीं है, काफी जगहों पे है, काफी जगहों पे जहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, काफी अफ्रीकन कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड आज की डेट में फॉलो होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव मनी हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ तो आपको दो फेथ पे चल रहा है सारा का सारा। ठीक है, दूसरा आपका इनकम, ये क्लियर है सबको? ठीक है, इनकन्वर्टेबल कन्वर्टेबल। ठीक, फिएट सिस्टम, फिएट सिस्टम से फिएट सिस्टम और फिएट करेंसी। फिएट का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी करेंसी निकाली ऑर्डर पे, ठीक है, जैसे मान लो पहले के डेट में आपके दो चार शासक, एक शासक था, ठीक है, पागल था, उसने चमड़े के सिक्के निकाल दिए, कोई आपके कॉपर के निकालता है, कोई गोल्ड के, कोई सिल्वर के। ठीक है, लेकिन ये जो करेंसी निकलेगी, इसको गोल्ड और सिल्वर की कोई, मतलब जो भी आपके ये जिनकी बैकिंग होती है, देखो जनरली हम गोल्ड फॉलो करते हैं, सिल्वर भी नहीं करते, पहले सिल्वर होता था, अब गोल्ड होता है। तो इसको गोल्ड और सिल्वर की कोई बैकिंग नहीं होती। जैसे मान लो आज के डेट में आरबीआई 2000 रुपए का नोट निकाल, या मान लो 10,000 का नोट निकाल, और गवर्नमेंट के ऑर्डर से निकाले, ठीक है, अब इसको किसी की कोई बैकिंग नहीं है। ठीक है, अब ऐसे में क्या है, इसकी बैकिंग नहीं है, लेकिन अब बैकिंग नहीं है तो इससे आपको कोई खरीदे, कोई आप किसी को 10,000 रुपए देने जाओगे, वो आपसे लेगा नहीं। यानी ऐसी जो करेंसी जिसको बैकिंग नहीं होती है लेकिन गवर्नमेंट के ऑर्डर से निकली है, so there is no obligation on any person to accept this money as a medium of exchange. No legal action can be initiated. अब होता क्या है, गवर्नमेंट ऐसे फिएट ऑर्डर निकालती, ठीक है, समझो बात को, फिएट ऑर्डर से मैंने 10,000 रुपए का नोट निकाल दिया, ये फिएट करेंसी है, ठीक है, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कुछ नहीं। अब अगर मैंने निकाल दिया तो इसको कोई लेगा नहीं, लेगा। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इस फिएट ऑर्डर को बैकिंग देती है। बैकिंग कैसे देती है, ये जो आपका 10,000 रुपए का नोट है, यहाँ पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, और यहाँ लिखा होता है आई प्रोमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ 10,000 रुपीज। ये जो लिखा है आई प्रोमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ 10,000 रुपीज, दैट इज बैकिंग। 10,000 रुपए की वैल्यू 10,000 नहीं है, आपको पता है, ये आपकी कैसी है, टोकन मनी। 10,000 रुपए की वैल्यू 10,000 रुपए नहीं है, लेकिन इसकी 10,000 वैल्यू बनाई गई किसकी हेल्प से, आपकी गवर्नमेंट की बैकिंग के हेल्प से। जब इसको लीगल बैकिंग मिल जाती है, देन इट इज नोन एज लीगल टेंडर। अब जैसे ही लीगल टेंडर बन गया, उसके बाद कंपलसरी हो जाता है कि सब इसको एक्सेप्ट करें। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिएट करेंसी एंड लीगल टेंडर करेंसी। ठीक है, अब जैसे आपका क्या हुआ था,
आपको याद हो तो नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 में, नवंबर 2016 में हमने क्या किया था, 500 और 1000 दोनों नोटों का लीगल टेंडर स्टेटस खत्म कर दिया, डिमोनेटाइजेशन किया। ये लीगल टेंडर स्टेटस खत्म करने का मतलब था अब ये बन गई फिएट करेंसी, ठीक है। उसके बाद ये फिएट करेंसी हो गई, अब इसको बैकिंग खत्म हो गई। ऑर्डर से तो गवर्नमेंट की इशू हुई थी ये पहले, फिएट करेंसी हो गई। अब उसके बाद क्या 500 और 1000 आपसे कोई ले रहा है? नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि अब इसकी बैकिंग खत्म हो गई। फिएट करेंसी तो है लेकिन इसकी बैकिंग खत्म कर दी गवर्नमेंट ने, डिमोनेटाइजेशन कर दी। तो जब आप कोई करेंसी निकालो अगर उसको गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है तो वो आपकी फिएट करेंसी है, लेकिन अगर आप उसको गवर्नमेंट की बैकिंग दे दो तो वो क्या बन जाती है आपकी? वो बन जाती है आपकी लीगल टेंडर, ठीक है। फिएट करेंसी जो है उसको गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं होती है और किसी के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको वो लेगा ही लेगा। लेकिन जब इस फिएट करेंसी को मैंने गवर्नमेंट बैकिंग दे दी, उसके बाद ये बन जाता है लीगल टेंडर, एंड देन इट बिकम्स कंपल्सरी दैट इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय सेट। जो भी आपको सेटल करने हैं अपने जितने भी लोन वगैरह कुछ भी, उसके लिए आप इसको यूज करोगे। दैट इज योर फिएट सिस्टम। ओके, फिएट का मतलब है ऑर्डर, ऑर्डर। फेट नहीं है, फिएट है, FIAT। फिएट मींस ऑर्डर। ओके, ये रहा, ये लिख। लीगल टेंडर, ठीक है, लीगल टेंडर। अभी मैंने आपको समझाया लीगल टेंडर। It is compulsory to accept this type of money for the settlement of any monetary obligation. Compulsory। आप लोन लो, आप चेक हो, DD हो, सब में ये क्या है, मनी होती है इन्वॉल्व, तो सब लेते हैं। देखो कोई आपको मना नहीं कर सकता, बैंक के पास आप जाओगे, बैंक आपको मना नहीं कर सकता, ठीक है। आप किसी दुकानदार के पास जाओगे 500 का नोट लेके, जो लीगल बैकिंग वाला, वो मना नहीं कर सकता कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं तेरे को सामान नहीं दूँ, ठीक है। तो ऐसा, या बैंक वाला आपको पैसे देगा तो वो उसी करेंसी में देगा। ऐसा नहीं है कि आपको पाकिस्तान रुपये दे दे या नेपाली रुपये दे दे या अमेरिकन डॉलर दे दे, नहीं। वो आपको जो इंडिया में जिसको लीगल बैकिंग, इंडिया में लीगल बैकिंग किसको? सिर्फ रुपये। डॉलर को पूरी वर्ल्ड की बैकिंग है, मतलब उसको US बैक करता है। कल की डेट में अगर इंडिया स्ट्रांग हो जाए तो हो सकता है रुपये सब जगह पे हो जाए उसकी बैकिंग, बाकी करेंसीज की आपकी विद इन कंट्री रह जाए। आज रुपये की वैल्यू सिर्फ विद इन कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं, इतनी डिमांड में नहीं। लेकिन डॉलर के आप देखो सब जगह पे। क्यों? क्योंकि हर जगह पे डिमांड है। तो ये सब डिपेंड करता है किस पे, कि कहाँ पे डिमांड है, कितनी डिमांड है। लीगल टेंडर इज द मनी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ ऑफ द लैंड एज वैलिड फॉर पेमेंट ऑफ डेट। सिमिलरली इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट। किसी भी तरीके का उधारी चुकानी है, किसी भी तरीके का सामान खरीदना है, उन सब के लिए। The RBI Act of 1934 इसी एक्ट which gives the central bank the sole right to issue banknotes, ठीक है, states that every banknote shall be legal tender at any place in India in payment for the amount expressed therein, ठीक है। जितना भी अमाउंट एक्सप्रेस होता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए लिखा रहता है, इसलिए उस पर आई प्रोमिस टू पे द बेarer a sum of this. Hence, the government can issue fiat money and can declare it to be a legal tender. समझ गए बात को? और गवर्नमेंट कॉइन्स इशू करती है। द कॉइन्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कॉइनेज एक्ट 2011, इसके अंडर वो इशू करती है, आर लीगल टेंडर। कॉइनेज एक्ट 2011, इसके अंडर इशू करती है गवर्नमेंट सारे कॉइन्स, ठीक है। द 1 रुपी नोट इज इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। 1 रुपए का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द करेंसी ऑर्डिनेंस 1940, ये भी लीगल टेंडर। तो 3 आपकी चीजें हैं। करेंसी ऑर्डिनेंस हो गया 1940, इसके अंडर ₹1 इशू किया जाता है। आपके कॉइनेज एक्ट हो गया 2011 का, इसके अंदर आपके कॉइन्स इशू किए जाते हैं।
और आपका कॉइन्स आपके 1000 रुपए तक का इशू कर सकते हो आप, 1 रुपए से लेके 1000 तक का। और जो आपकी आरबीआई एक्ट 1934 उसमें ₹2 से लेके ₹10,000 तक आप इशू कर सकते हो। ठीक है, 10,000 से ऊपर नोट इशू नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लिखा ही 10,000 तक। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा लीगल टेंडर कहलाता है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर। देखो 2 तरह के लीगल टेंडर्स होते हैं, ये बड़ी आपकी वो है। ठीक है, आपको पता नहीं होगी ये बात। एक लिमिटेड लीगल टेंडर होता है। लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या होता है, आप जो पैसा पे कर सकते हो, कुछ कुछ करेंसी नोट्स ऐसे होते हैं या कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिनको आप एक लिमिट से ज्यादा पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल या देखो, अगर आपका किसी पे उधारी है, ठीक है, और आप उसको मान लो आप पे किसी की उधारी है 100 रुपए, तो ऐसा नहीं है आप उसको परेशान करने के लिए 50 पैसे, अभी तो चलता नहीं है लेकिन जब चलता था तब की बात है, आप 50 पैसे के कॉइन्स लेके चले जाओ। नहीं, अगर आप 50 पैसे के कॉइन्स उधारी के लिए यूज करना चाहते हो तो आप 10 रुपए से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लो इवन बैंक में आपको लोन चुकाना है, तो आप बैंक में लोन चुकाना है तो आप 50 रुपए के 10 रुपए तक का लोन चुकाने के लिए 50 पैसे के कॉइन यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही 1 रुपए का कॉइन है अगर, तो कोई भी लोन चुकाना है बैंक का तो आप 1000 रुपए से ज्यादा 1 रुपए के कॉइन से ज्यादा पे नहीं कर सकते। ये आपका लीगल टेंडर है लेकिन लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है, अगर आप 1 रुपए के कॉइन लेके जाओगे तो आप 1000 से ज्यादा आपसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा, ये ऐसा रूल होता है। और 50 पैसे जब चलते थे तो 10 रुपए से ज्यादा का लोन आपको चुकाना है। जैसे मान लो मेरे से किसी ने पैसे लिए, मेरे से किसी ने 500 रुपए लिए और वो मुझे 50-50 पैसे ला के देता है, 1000 कॉइन, तो मैं मना कर सकता हूँ और अगर वो नहीं माने तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर आप 500 है तो आप 10 रुपए तक के सिर्फ 50 पैसे दे सकते हो। हाँ, 1 रुपए का कॉइन आप 1000 रुपए, तो मान लो किसी ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए, अब वो 1 लाख रुपए 1 रुपए के कॉइन में नहीं चुका सकता, मुझे लेके आएगा तो मैं एक्सेप्ट करने से मना कर दूंगा, या फिर अगर नहीं मानेगा कोर्ट चला जाऊंगा। वो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए मेरे को 1 रुपए के कॉइन्स पे दे सकता। हाँ, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। 2 रुपए से लेके करेंसी नोट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर एंड कैन बी ऑफर्ड एज पेमेंट फॉर ड्यूज ऑफ एनी साइज। 1 रुपए से लेके करेंसी नोट, भले से 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 3 रुपए हो, ये आपके जितने चाहे उतना आप यूज कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ओके, क्लियर है? इतना डिटेल में कोई जाएगा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। नाउ नॉन लीगल टेंडर, ठीक है, नॉन लीगल टेंडर, पहला लीगल टेंडर देख लिया। नॉन लीगल टेंडर क्या होता है, जिसके कोई किसी को वो नहीं है कि एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल चेक, चेक को बैकिंग नहीं होती है, तो अगर आपने मुझे चेक दिया तो बाउंस हो सकता है, इसलिए मैं आपसे मना कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे तो आप कैश दो, ठीक है, निकाल दो। या फिर डिमांड ड्राफ्ट के लिए मैं मना कर सकता हूँ कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट नहीं चाहिए। देखो जनरली हम एक्सेप्ट करते हैं इन चीजों को, लेकिन कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। लेकिन आप मनी के लिए मना नहीं कर सकते। कोई आपको जैसे मान लो कोई आपको 2000 रुपए आपके पास है, आप मान लो कोई शूज लेने गए, आप शूज वाले के पास गए, आपने उसको बोला कि ठीक है शूज आपका मान लो 10,000 का शूज है, आपने उसको पैसे दिए, भले से आप फोन पे करो उस समय, मतलब मनी आप कैसे भी फोन पे करो, इंटरनेट बैंकिंग करो, वो ठीक है, लेकिन आप उसको चेक दोगे तो वो आपको मना कर सकता है क्योंकि चेक बाउंस कर सकते हैं। या आप उसको डीडी दोगे तो डीडी के लिए वो मना कर सकता है। हो सकता है जितने का डीडी आपने बनाया उतने आपके अकाउंट में पैसे ना हो, या फर्जी भी डीडी हो सकता है। लेकिन जो आपने कैश है, मनी है, या फिर आप फोन पे से पे करो, इंटरनेट बैंकिंग, वो आप किस फॉर्म में पे कर रहे हो, डायरेक्ट मनी की फॉर्म, तो वो आपकी एक्सेप्टेबल। लेकिन इनके लिए वो मना कर सकता है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। कल को आप जब भी शूज लेने जाओ ट्राई कर लेना एक बार जाके, उसको चेक देना, वो मना करते हैं। ले भी सकता है अगर आपका कोई जानकार हो, वो ले भी सकता है, लेकिन वो मना भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो वो होता है नॉन लीगल टेंडर और आपका ऑप्शनल मनी। ठीक है, इज इट क्लियर? नॉन लीगल टेंडर और ऑप्शनल मनी। नेक्स्ट इज फिड्यूशियरी मनी। दिस इज इंपॉर्टेंट। फिड्यूशियरी मनी इज इंपॉर्टेंट। फिड्यूशियरी मनी क्या है, ट्रस्ट के ऊपर चलती है।
जैसे आपका ट्रस्ट पे कौन सा चल रहा था, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, ये दोनों ट्रस्ट पे चलते हैं, बिटवीन द पेई एंड द पेयर, जिसको देना है और जो दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेक, you are not bound to accept it legally, but when there is trust between you and the person who is making the payment via check, then you will readily accept it as a mode of payment. जैसे अभी मैंने किसी से अगर लिया उधार, मैं उसको चेक दूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो मेरे और उसके बीच में ट्रस्ट है तो। लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन है, उसको मैं चेक दूंगा, वो मना कर दे, बोलेगा नहीं मुझे फोन पे से कर दो, या मुझे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर दो, या फिर मुझे कैश दे दो। चेक नहीं करेगा एक्सेप्ट, क्योंकि चेक कैसा है, फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मतलब ट्रस्ट पे बेस्ड है, बाउंस भी कर सकता है, ठीक है, फर्जी चेक भी हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। फिर बाउंस कर गया, फिर आप उसके चक्कर काटते रहो, ठीक है, फिर अगला चेक देगा, वो अगला फिर बाउंस कर जाएगा। तो चेक क्या है, ट्रस्ट पे बेस्ड है। तो फिड्यूशियरी मनी जो होती है वो ट्रस्ट पे बेस्ड होती है, ठीक है। ट्रस्ट मतलब दो लोगों के बीच में ट्रस्ट है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ट्रस्ट नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। नियर मनी और क्वेसी मनी, ठीक है, नियर मनी और क्वेसी मनी। देखो ये समझो, नियर मनी और क्वेसी मनी, ये ऐसी मनी है जो है तो मनी, पैसा है, लेकिन इतना लिक्विड नहीं है, मतलब मनी की जितना लिक्विड नहीं, ठीक है। इतना इजीली आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कन्वर्ट होता है लेकिन इतना लिक्विड नहीं है जितना कि आपका कैश होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट मनी, फिक्स्ड डिपॉजिट मनी है तो ये मनी, इसलिए इसको हमने नियर मनी बोला। और क्वेसी मनी, इट लुक्स लाइक मनी, है मनी, लेकिन अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़वाने जाओगे तो पहली बात तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट का एक टाइम पीरियड होता है, तो है तो आपका पैसा, लेकिन आप इतना रीडली अवेलेबल नहीं है, इसकी लिक्विडिटी कम है ना कैश से, मैंने आपको पहले ही बताया था। लिक्विड तो ये है, लेकिन टाइम डिपॉजिट्स जो होते हैं आपके, उनसे कम लिक्विड है। टाइम डिपॉजिट्स तो जब चाहो तब आपको मिल, ये क्या आपका डिमांड डिपॉजिट तो जब चाहो तब मिल जाते हैं, लेकिन ये कैसा है, आपका टाइम डिपॉजिट है ये तो ये है तो पैसा ही, ठीक है तो पैसा ही, लेकिन आपके हाथ में 2000 रुपए का नोट है, या फिर आपके एटीएम से आपने पैसा निकाल सकते हो, वो पैसा है। लेकिन एक आपका एफडी में पैसा है या आरडी में पैसा है, कौन सा ज्यादा इजिली लिक्विड है? जो आपके हाथ में पैसा है या एटीएम से आप जो निकाल रहे हो। एफडी वाला तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहां पे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, अगर आपका टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है तो वो आपको देगा, मना कर सकता है, देगा भी तो उसमें तो कुछ पेनल्टी काट के देगा, 2-3 दिन का टाइम लेगा। तो ये मनी है, लेकिन इतनी ज्यादा लिक्विड नहीं है जितना आपके हाथ में कैश है, या फिर आप जो आपका सेविंग अकाउंट वगैरह का पैसा है, ठीक है। तो नियर मनी कुछ टाइम लेती है मनी में कन्वर्ट होने, ठीक है, इसलिए वो आपको, उसको हम नियर मनी कहते हैं। तो नियर मनी टेक्स सम टाइम टू कन्वर्ट टू। इज इट क्लियर? नियर मनी इज क्लियर, ओके। सो दैट इज नियर मनी और क्वेसी मनी। नाउ प्लास्टिक मनी, ठीक है, समझ आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। प्लास्टिक मनी तो आपकी क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स, इनको हम प्लास्टिक मनी, ठीक है। डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। प्लास्टिक, कई लोग है ना प्लास्टिक मनी को सोचते हैं प्लास्टिक के नोट्स निकाल दिए गवर्नमेंट ने, प्लास्टिक के करेंसी नोट्स, नहीं भाई, प्लास्टिक के नोट्स को प्लास्टिक मनी नहीं कहते। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये दोनों प्लास्टिक के बने होते हैं ना, इसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। और प्लास्टिक मनी ने आपकी लाइफ को थोड़ा इजी कर दिया। देखो ये भी एक तरह से क्या है, आपकी मार्केटिंग टैक्टिक्स है। अगर आप किसी को 2000 रुपए कैश में दोगे ना, वो आपके दिल को बहुत ज्यादा दुखेगा, लेकिन 2000 रुपए आपने उसको फोन पे के थ्रू दिए, यानी प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड यूज करके दिया, डेबिट कार्ड यूज करके दिया, ठीक है, या फिर आपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दिया, ठीक है, उसके थ्रू आप दोगे तो क्या, क्रेडिट कार्ड आपने स्वाइप करा, डेबिट कार्ड आपने स्वाइप करा 10,000 रुपए के लिए, वो आपको इतना नहीं असर करता, क्योंकि जब पैसा हाथ में आके और जब उसको फिजिकली आप देखते हो फिर वो जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो इसलिए ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है। आदमी है ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यूज करके ज्यादा खरीदारी कर रहा है। जब जेब से पैसा देता है 500 रुपए, तो उसको लगता है यार 500 रुपए खर्च हो गए, ज्यादा खरीद लिया।
इसलिए ये भी एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है। तो प्लास्टिक मनी कौन सी है आपकी? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड की फॉर्म्स में जितने भी है वो सारी आपकी प्लास्टिक मनी। डिपॉजिट मनी, जो आपका डिपॉजिट्स की फॉर्म में मनी है वो डिपॉजिट मनी। उसमें कुछ भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, आपका फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं, आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये सारे आपके डिपॉजिट में। ठीक है। अब देखो, जो सबसे ज्यादा बड़ा नोट था 10,000 का, वो आरबीआई ने 1938 में छापा। फिर इसको डिमोनेटाइज कर दिया 1946 में। फिर दूसरी बार छापा 1954 में, और इसको डिमोनेटाइज कर दिया 1978। तो हमारे यहाँ पे 3 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, 1946, 1978 एंड 2016। इस बार किया था 10,000 के नोट के लिए किया गया था, ये भी 10,000 के नोट के लिए किया गया था, और ये आपका 500 और 2,000 के लिए। 500 और 1,000 के लिए, 2,000 तो अब चला है। देखो अब यहाँ पे तो ठीक है डिमोनेटाइजेशन करना, 10,000 का नोट यूज होता है टेरर फाइनेंस के लिए, यहाँ पे भी ठीक है। लेकिन इसकी अगर यहाँ पे किया आपने तो फिर बाद में 2,000 का नोट क्यों चला है? एक प्रॉब्लम है ना। ठीक है, मतलब कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ मनी है। ठीक है, ये आपकी टाइप्स ऑफ मनी है। तो एक बार देख लेते हैं वापस से। पहला आपका फुल बॉडीड मनी है, ठीक है, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होती है। दूसरा टोकन मनी है, ठीक है, मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है। तीसरा पेपर मनी है, इसमें कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल आती है। कन्वर्टेबल जो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए, या इनकन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल जो पूरी तरह से कन्वर्ट ना हो। फिर फिएट सिस्टम आता है, गवर्नमेंट कोई भी अगर ऑर्डर से निकालती करेंसी, ठीक है, उसका ऑब्लिगेशन ये है कि आप एक्सेप्ट ही करोगे। लीगल टेंडर ऑब्लिगेशन होता है, आरबीआई के पास कुछ पावर्स है करेंसी नोट इशू करने की, और गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है। दो तरह के लीगल टेंडर होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड में कुछ लेवल तक आप पैसा पे कर सकते हो उनको यूज करके, अनलिमिटेड में जितना चाहे उतना पे कर सकते हो। लॉन लीगल टेंडर, जिनमें आपके लीगल ऑब्लिगेशन कुछ नहीं है, चेक और डिमांड। फिड्यूशियरी मनी जो ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। नियर मनी और क्वेसी मनी, जो मनी तो होती है लेकिन मनी जितना लिक्विड नहीं होती है, उसको टाइम लगता है थोड़ा कन्वर्ट होने में। फिर प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। डिपॉजिट मनी, जो आपके डिपॉजिट की फॉर्म्स है। और ये दो आपके 10,000 के नोट 2 बार इशू किए गए, 1938 और 1954 में। दोनों बार इसको डिमोनेटाइज कर दिया गया, एक बार 1946 में, एक बार 1978 में। और जो हमारा 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, वो आपका तीसरी बार डिमोनेटाइजेशन। नाउ डिजिटल करेंसी, ओके, जो अभी आपका सबसे ज्यादा न्यूज में चल रहा है। ठीक है, यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम मनी, ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसका फंसता है। नाउ डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली। क्रिप्टो करेंसी आपकी एक तरह की डिजिटल करेंसी है। देखो, क्रिप्टो करेंसी जो है आपकी, क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल करेंसी। What it means, all cryptocurrencies are digital currencies, but all digital currencies are not cryptocurrencies. ठीक है, cryptocurrency is a kind of digital currency, but all digital currencies are not cryptocurrency. Digital currencies ये आपकी डिजिटल करेंसी है। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, डिजिटल करेंसी है, और ये आपकी क्रिप्टो करेंसी। So all cryptocurrency are digital currency, but all digital currency are not cryptocurrency. ये बात याद रखना, ठीक है। हटा रहा हूं इसको, बना लो, स्क्रीनशॉट लेना। वैसे तो आपको वीडियोस मिल जाते हैं। So digital currency is a currency that is exclusively electronic. Cryptocurrency, cryptocurrency क्या है? एनक्रिप्टेड होती है। आगे आ जाएगी, अभी डिफरेंस होता है दोनों में। देखो वर्ल्ड में ज्यादातर जगहों पे अब क्या हो चुका है, डिजिटाइजेशन हो चुका है, ठीक है। सिर्फ 8% आपका कैश में चल रहा है।
बाकी 92% तक क्या हो चुका है, डिजिटाइजेशन हो चुका है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में जा चुकी है, ठीक है। नाउ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। अगर कोई भी सेंट्रल बैंक आपके डिजिटल करेंसी को इशू करता है तो उसे हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं। अभी आरबीआई ने तो कुछ इशू ऐसा किया नहीं, लेकिन आरबीआई फ्यूचर में कर सकता है, ठीक है। People deposit money in the form of fixed deposit because they don't have any other option, ठीक है, they don't have any other option and in fixed deposit you will get returns approximately equal to inflation, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा सा ज्यादा आपको वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, रिटर्न थोड़े से ज्यादा मिल जाते हैं, इस वजह से फिक्स डिपॉजिट में करते हैं। इन्फ्लेशन फिर भी उससे हायर लेवल पे रहता है, लेकिन वहां पे थोड़ा उसको ऑफसेट वो कर देता है। अगर आप सेविंग और करंट अकाउंट में डालोगे तो वहां तो कोई ऑफसेट कर ही नहीं पाता। अदर डिजिटल करेंसी अभी देखेंगे, स्पेन के अलग है, सब कंट्रीज के अलग अलग है, देखेंगे, डोंट वरी, ओके, वी विल सी करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो आपको समझ आ गया फिक्स्ड डिपॉजिट में क्यों डालते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ठीक है। हम फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं, पहले फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता था उसमें थोड़ी रेट ज्यादा थी, तो आपका इन्फ्लेशन से आपको मिल जाता था, इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। आज की डेट में जैसे जैसे आप एफडी की रेट कम करते जा रहे हो तो इन्फ्लेशन से ऑफसेट होकर भी आपको फायदा नहीं मिलता। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि शेयर मार्केट में करो इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड्स में कर दो, वो बोलेंगे पागल है, एफडी में डालेंगे तेरी शादी के लिए, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के तो एग्जांपल बिटकॉइंस हो गए, बेस्ट एग्जांपल बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसी का, ओके। बिटकॉइन इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ओके। आगे सब आएगा भाई, पढ़ लो पढ़ो, डाउट मत पूछो, पढ़ो, अभी डाउट सारे क्लियर हो जाए। फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड, देखो, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज, ये वर्ड याद रखो, डिसेंट्रलाइज्ड। जो डिसेंट्रलाइज्ड है ये कौन सी, क्रिप्टो करेंसी। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि अगर आप बिटकॉइंस हैं जैसे, तो डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि मैं वहां पे सब कुछ देख सकता हूँ कि किसके पास कितने बिटकॉइंस, सिस्टम में कितने बिटकॉइंस है, सबका वहां पे डेटा आप देख सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है। तो क्रिप्टो करेंसी की खास बात ये है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। इसका एग्जांपल है ये रहा, बिटकॉइन, एथेरियम, ठीक है, ये बिटकॉइन है, ये वो आपके डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज हैं जिन्हें हम क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। इनके बाद फिर कंट्रीज को लगा कि वो अपनी डिजिटल करेंसीज उनको चलानी चाहिए। देखो दोनों में फर्क है, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब उन पे किसी का कंट्रोल नहीं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं, वो एकदम क्या है, एनोनिमिटी है वहां पे। और जो आपकी डिजिटल करेंसीज है वो अगर कंट्री चलाएगी कोई भी तो उस कंट्री का कंट्रोल होगा उस पर, वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। तो डिजिटल करेंसीज कैसी होंगी आपकी, सेंट्रलाइज्ड। पहला तो डिफरेंस यही है दोनों। दूसरी बात ये अनरेगुलेटेड होती है, क्रिप्टो करेंसीज आर अनरेगुलेटेड। डिजिटल करेंसीज आर रेगुलेटेड। जैसे कल को आरबीआई है, आरबीआई कोई डिजिटल करेंसी लेके आ जाए, ठीक है, कोई डिजिटल करेंसी लेके आ जाए और सारा जो सिस्टम है आपका करेंसी नोट जितने खत्म हो जाए और डिजिटल करेंसी, लेकिन आरबीआई वो डिजिटल करेंसी लेके आएगी, उस पर कंट्रोल रहेगा उसका कि किसने कहां से ट्रांजेक्शन किया, किसने कौन सा सामान खरीदा, कौन से बैंक में अकाउंट है, कौन से बैंक से कितने ट्रांसफर किए। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी है तो क्रिप्टो करेंसी क्यों लोगों को अपील करती है, जिसने क्रिप्टो करेंसी बनाई होगी ना, जैसे बिटकॉइंस आपके सतोशी नाकामोटो ने बनाए थे, ठीक है, 2009 में। तो जिसने बिटकॉइंस बनाए थे या जो क्रिप्टो करेंसी बनाता है, क्रिप्टो करेंसी में वर्ड है ना क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब है एनक्रिप्टेड, जिनको कोई भी आपका पता ना कर सके कि कहाँ से आई, किसको मिली, कहाँ मिली। तो ये क्या थे, ऐसे बनाने के पीछे कारण यही था कि ये लोग स्टेट से परेशान थे, स्टेट मतलब कंट्री। ये लोग कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे मान लो कल को मुझे लगे कि यार मैं मेरे मेरे ऊपर जो मेरी कंट्री है
वो बहुत ज्यादा सर्विलेंस कर रही है, मेरा टैक्स में उसको पता है कहाँ पैसा है, उसको मेरा क्या खरीदा मैंने वो सब पता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जिसमें एनोनिमिटी रहे, जिसमें स्टेट का कंट्रोल ना रहे। तो ये कुछ तरह के किस तरह के लोग थे, कुछ एनार्किस्ट टाइप। ठीक है, सीधी सी बात है, स्टेट आपको क्या कराता है, एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। स्टेट क्या बोलता है, ये करो ये मत करो, ओमिशन कमीशन, ओमिशन ये मत करो, कमीशन ये करो। तो इन लोगों को लगा कि भाई स्टेट का कंट्रोल इस चीज पे तो नहीं होना चाहिए, मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, क्या कमा रहा हूँ, मेरी मेहनत का है। तो एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जो अनरेगुलेटेड हो, जिसमें स्टेट का कोई दखल ही ना हो, इसलिए बिटकॉइंस बनाएंगे। बिटकॉइंस में क्या खास बात है, आपको पता तो रहेगा कि कितने बिटकॉइंस है सिस्टम में किसके पास, लेकिन वहां पे एड्रेस अलग तरीके के होते हैं, आईपी एड्रेस वगैरह कुछ नहीं होते। आप है ना किसी को भी सर्विलेंस के थ्रू ये नहीं पता कर सकते कि किस बंदे के पास कितने बिटकॉइन। अगर बिटकॉइंस में आप खेलोगे तो बिटकॉइंस क्या है, आपके क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन अगर उसी की जगह मैं एक डिजिटल करेंसी बनाता हूँ, तो डिजिटल करेंसी में तो गवर्नमेंट को पता रहेगा। ठीक है, जैसे काफी कंट्रीज ने डिजिटल करेंसी बनाई है, जैसे आपका चाइना है, चाइना की ई रेनमिनबी, ई आरएमबी, ई रेनमिनबी। और चाइना ने क्या किया, अगर आपको डिजिटल करेंसी में कुछ भी करना है तो उससे पहले आपको एक ऐप बनाइए, उस पर आपको जाके क्या करना पड़ेगा, ऐप पे जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आप खेलो जितना खेलना है खेलो डिजिटल करेंसी में, लेकिन चाइना के पास सारा रिकॉर्ड रहेगा कि किसके पास कितनी डिजिटल करेंसी है, कहाँ से कहाँ गई, किसको कितनी मिली। तो जो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में मेन डिफरेंस यही है कि एक आपकी अनरेगुलेटेड है, एक आपकी डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब उसमें जितने प्लेयर्स है सब आपस में एक दूसरे का देख सकते हैं, लेकिन नाम से नहीं होती है, सबका एक एड्रेस होता है। ठीक है, वो एड्रेस भी कैसा होता है उससे आप पता नहीं कर सकते किसका है, लेकिन एड्रेस के आगे लिखे रहेंगे इसके बाद इतने बिटकॉइन से, इसके बाद इतने बिटकॉइन से, इसके बाद पूरा डेटा रहे, लेकिन किस नाम से वो एड्रेस ये नहीं पता, ना वो आईपी से उसको आप वो नहीं कर सकते, उसको ट्रेस नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल में सिर्फ गवर्नमेंट देख पाएगी, आप नहीं देख पाओगे। वहां पे गवर्नमेंट साइड में होगी, जिसके पास बिटकॉइंस है वही देख पाए। ठीक है, तो वो अलग तरीके का कंसेप्ट है क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड नहीं होती, इसलिए उसको क्रिप्टो करेंसी को हमारे यहाँ पे बैन किया हुआ है। आप डॉग कॉइन्स में 1,000 क्यों इन्वेस्ट करते हो, आप अगर आपको करना है इन्वेस्ट, आप है ना छोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट करो, छोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट करो। गवर्नमेंट इन्वॉल्व, हाँ वही तो, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती तो वो सेफ नहीं होता है। ठीक है, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आगे करेंगे बात, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप है ना छोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट करो। ठीक है, अभी आपके बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं छोटे, ठीक है, किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, डॉग कॉइन्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक काम करो, 5,000 इन्वेस्ट करके भूल जाओ, 5 साल के लिए भूल जाओ, 5,000 इन्वेस्ट, या बिटकॉइन में कर लो इन्वेस्ट, 5,000 इन्वेस्ट करके भूल जाओ। डॉग कॉइन्स में कर लो, बिटकॉइन में कर लो, किसी में भी आप इन्वेस्ट करके भूल जाओ। डेली मत देखो फिर उसको कि कितना बढ़ा कितना घटा, 5 साल में वो आपको अच्छा पैसा कमा के देगा। क्योंकि फ्यूचर में तो डिजिटल करेंसी आनी ही आनी, क्योंकि यही आपकी डिमांड है टाइम। हो सकता है गवर्नमेंट भी सबको अलाउ कर दे, लेकिन आगे जाके ये उसको क्या कर देगी, वो कर देगी, इसको रेगुलेटेड कर देगी। अभी जैसे किया है ना, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप करो जितना आपको करना है, ट्रेड जो भी करना है आपको, लेकिन आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, खत्म हो गई बात। यानी सीधे सीधी बात है कि आगे जाके वो लीगलाइज करने वाली है उसको। ठीक है, तो आप कर सकते हो इन्वेस्ट। ठीक है, मैंने खुद ने किया हुआ है, आप भी कर सकते हो। तो सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको शॉर्ट में लिखा है सीबीडीसी। बिटकॉइन को कोई गारंटी नहीं देता है, तभी तो उसकी कोई गारंटी नहीं है बिटकॉइन, जैसे आपकी और मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हमारी कोई गारंटी नहीं है ना, हमारी कोई गारंटी है नहीं ना, किसी को गारंटी नहीं हमारी, ऐसे बिटकॉइन की कोई गारंटी नहीं। यही तो दिक्कत है ना, बैंक यही तो बोलता है कि कल को आपने बिटकॉइन में पैसा लगाया और आपका डूब गया, या बिटकॉइन पे जिसने आपने जो मान लो कोई भी प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, एप्स के थ्रू लगाओगे या कोई भी प्लेटफॉर्म होते हैं इनके, आपके क्रिप्टो करेंसीज के प्लेटफॉर्म होते हैं अलग अलग, वहां पे आपने इन्वेस्ट किया, कल को पता चला वो प्लेटफॉर्म वाला जो है वो बंद करके भाग गया, फिर क्या करोगे। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है, इसलिए वो बार बार एडवाइस इशू करती है कि भाई आप अपने रिस्क पे लगाओ। अब अगर वो रेगुलेटेड होगा तो गवर्नमेंट की बैकिंग होगी तो ज्यादा सेफ है, ये कहना है। फिर क्रिप्टो करेंसी में पैसा किसको गया, नाम तो होता नहीं, हो सकता है किसी टेरर फाइनेंसिंग के लिए गया हो, किसी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसा गया, वहां पे कुछ पता नहीं रहता। इसलिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्या है, बैन की हुई है यहाँ पे। ठीक है, आप डिजिटल करेंसी जो अगर रेगुलेटेड है उसमें करो,
तो आज की डेट में रेगुलेशन इस पे हो जाएगा, उसके बाद में डिजिटल करेंसी हो सकती है, ठीक है। तो बिटकॉइन की कोई गारंटी नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई गारंटी नहीं है, बिटकॉइन की कोई गारंटी, ठीक है। बिटकॉइन को किसी की कोई बैकिंग नहीं है, वो बना के छोड़ दिया गया है सिस्टम में, आपकी मर्जी है, आप इन्वेस्ट करो करो, नहीं करना नहीं करो। अभी जैसे बिटकॉइन अभी कल देखो, कल आपका 46 लाख से सीधा 31 लाख पे आ गया, सीधा सीधा 15 लाख एक दिन में, 15 लाख नीचे गया एक दिन में। तो आप सोचो अगर किसी ने खरीदा होगा 2-4 दिन पहले 46 लाख का, या किसी ने मान लो 40 में भी खरीदा होगा, एक सीधा 31 पे आ गया, 9 लाख का झटका, उसको तो उसकी कोई गारंटी भी होगी तो वो तो ऊपर चला गया होगा, ठीक है। तो सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, कोई भी सेंट्रल बैंक अगर डिजिटल करेंसी इशू करता है उसे सीबीडीसी, ठीक है, शॉर्ट में सीबीडीसी बोल सकते हैं। CBDC is simply the digital form of a country's fiat currency. Instead of printing paper currency or minting coins, coin mints किए जाते हैं, पेपर करेंसी प्रिंट की जाती है। The central bank issues electronic tokens. मैंने आपको बताया अभी इलेक्ट्रॉनिक, the token value is backed by the full faith and credit of the government. ये डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, क्रिप्टो की नहीं। क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, डॉग कॉइन्स एक्सेट्रा इज ए टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी, बट दे आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है, देयर आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम। मैंने डिफरेंसेस आपको समझा दिया, फिर भी देख लो। डिसेंट्रलाइजेशन, पहला क्रिप्टो करेंसी वर्सेस डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का एग्जांपल क्या हो गया, चाइना की ई रैमबिम्बी, क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइंस, डॉग कॉइन्स, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने अभी आपको बताया डिजिटल करेंसी जो होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, जबकि जो आपकी दे आर रेगुलेटेड एंड इश्यूड बाय ए सिंगल एंटिटी, जबकि जो आपकी बिटकॉइंस वगैरह वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड। ओपननेस, क्रिप्टो करेंसीज में सब देख सकते हैं उसको, वन कैन सी ऑल द ट्रांजैक्शंस एज द डायरेक्टरी लेजर इज केप्ट वन, एक ही बही खाता होता है ऐसे, वहां पे आप सारे ट्रांजैक्शंस देख सकते हो। लेकिन ये आपका ब्लॉकचेन पे काम करती है, इसलिए अभी ब्लॉकचेन पढ़ेंगे आगे, ठीक है, या यहीं पे बता दूंगा टाइप पे लगा ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन पे काम करती है, जहां पे सारी ब्लॉक क्या है, कनेक्टेड होते हैं। जैसे अभी मेरा रूम है ना, आप भी रूम में बैठो, मैं भी रूम में बैठा हूं, मैं इस रूम की सारी चीजों को देख पा रहा हूँ, ऐसे ही वो ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं, आप सारे ब्लॉक्स देख पाते हो एक ही बार में, कि किसने कितना पैसा ट्रांसफर हो, आपस में ब्लॉक्स में ही पैसा ट्रांसफर होता है, ब्लॉक्स क्या है, कंप्यूटर से बहुत सारे कनेक्टेड। ऐसे मैं रूम की सारी चीजें देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे रूम की नहीं देख पा रहा। ऐसा क्या, ऐसा करूं मैं कि सारे रूम्स को कनेक्ट कर दूं, तो मैं सारे रूम्स की चीजें देख पाऊं, ऐसा ही होता है ब्लॉकचेन। जबकि आपका डिजिटल करेंसी में क्या होगा, सिर्फ गवर्नमेंट देख पाएगी। इन डिजिटल करेंसीज वन वुड नॉट बी एबल टू विजुअलाइज द एंटायर चेन ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे आप सिर्फ आपका अकाउंट देख पाते हो, अभी अभी भी आप आज की डेट में अपने अकाउंट देख पाते हो, लेकिन जो आपकी डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज है उसमें आपको पूरा लेजर, लेजर मतलब बही खाता, पूरा दिखेगा आपको कि कैसे ट्रांजेक्शन चल रहा है, किस किस वो जो एड्रेस होते हैं उनके बिट्स में एड्रेस होते हैं, किस एड्रेस पर कितने बिटकॉइंस गए हैं, किस पे कितने कम हुए, किस पे ज्यादा हुए, मेरे पास कितने, ठीक है, आपका भी एक एड्रेस होता है, लेकिन वो किसी और को नहीं पता होगा, आपको बताओ, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क, मोस्ट क्रिप्टो करेंसीज हैव नो लीगल फ्रेमवर्क। देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिटकॉइंस आपका 46 से 31 पे चला गया, अब बताओ, जबकि ये है कुछ नहीं, सिर्फ किसी ने माइनिंग करके कॉइन्स डाल दिए और बताओ उन पे सारा खेल चल रहा है, मतलब इसकी फिजिकल वर्थ कुछ नहीं है, इट हैज नो फिजिकल वर्थ, नो बैकिंग। लेकिन कहते हैं ना कि डिमांड पे सबको डिपेंड करता है, लोगों में डिमांड है, क्योंकि ये क्या है, पैसा कमा के दे रहा है, बिटकॉइन की हर जगह डिमांड है, उसका स्पेकुलेशन भी होता है कारण। देखो जिसने बिटकॉइन बनाया होगा और बाद में जो इसमें खेलने लगे होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन ही कारण होता है जो चीजों की प्राइस बढ़ाता है। उन्होंने क्या स्पेकुलेट करना शुरू किया होगा, ये बिटकॉइन फ्यूचर करेंसी। अब मेरे को किसी ने बोला, मेरे दोस्त ने, कि मैंने इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में, बिटकॉइन इज फ्यूचर करेंसी। मैंने बोला यार कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसने मुझे बताया, ये जैसे मैं भी आपको बताऊं, फिर आप 4 लोगों को बताओ यार बिटकॉइन में तो ऐसा है वैसा है। अब स्पेकुलेट करना करेंगे लोग शुरू कि यार बिटकॉइन फ्यूचर करेंसी, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बस डिमांड बढ़ गई। तो जैसे डॉग कॉइन्स के बारे में आपका टेस्ला ने, ठीक है, टेस्ला ने ट्वीट किया, अब वो बड़ा आदमी है, मैं ट्वीट करूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बड़ा आदमी, उसने ट्वीट किया, इसकी प्राइस बढ़ गई।
जैसे ही उसने वापस से बोला मैं तो मजाक कर रहा था, प्राइस घट गई। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो वॉलेटिलिटी प्रॉब्लम है। मैंने आज की डेट में बिटकॉइन खरीद लूं मान लो मैं 50 लाख के, कल की डेट में बिटकॉइन वाला बंद करके चला जाए, या बिटकॉइन का जिस मैंने खरीदा जिसके थ्रू वो बंद हो जाए, या फिर कल को बिटकॉइन की प्राइस 5 लाख रह जाए, मैं तो गया। इससे बढ़िया है आप इन्वेस्ट करना है तो 1000, 2000, 5000 इन्वेस्ट करके भूल जाओ। बस आप भूल जाओ, वो आपको ऊपर कमा के देगा बात। और कब इन्वेस्ट करना है? जैसे कल मार्केट बहुत डाउन था, कल मार्केट बहुत डाउन था, आज अभी मैंने चेक नहीं किया लेकिन सुबह तो ठीक था। आज अगर मार्केट डाउन हो तो उस समय इन्वेस्ट करो। और छोटे भी आपके छोटे कॉइन्स भी है जो नए लिस्ट हुए हैं, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 200 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 300 भी कर सकते हो, 100 से शुरू कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज हैव नो लीगल फ्रेमवर्क, व्हाई ए डिजिटल करेंसी इज बैक्ड बाय एन एप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है जी, ये क्लियर? ओके, तो ये है क्रिप्टो करेंसी वर्सेस डिजिटल करेंसी में डिफरेंस। अब डिजिटल करेंसी जो पूछ रहा था कोई एग्जांपल, तो वो एग्जांपल ये रहे, स्वीडन की है। ठीक है, हाँ स्वीडन की एक तो क्रोना। स्वीडन की क्या है? देखो, कोरोना चल रहा है, स्वीडन की क्रोना। बहामास, बहामास की सैंड डॉलर, ये वहां की डिजिटल करेंसी है। और चाइना की ई रैनमिनबी, चाइना की है। देखो चाइना की करेंसी है युआन, उसको रैनमिनबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ई आर एम बी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रैनमिनबी। उसने जब पेंडेमिक आया था कोरोना, उसमें ये डिजिटल करेंसी उसने शुरू करी है। ठीक है, और इसमें कोई एनोनिमिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सेंट्रल बैंक करेगा। आपको एक ऐप है, उस पर जाके स्मार्टफोन पे आपको रजिस्टर करना है। चाइनीज गवर्नमेंट को पूरा पता रहेगा कि किसने कितना है, और वो जब चाहे किसी का भी अकाउंट शट डाउन और सीज कर सकती है। ठीक है, जबकि डेमोक्रेटिक क्रिप्टो करेंसीज के साथ ये पॉसिबल नहीं है, जैसे बिटकॉइंस और डॉज कॉइंस, इनके साथ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप ट्रेस ही नहीं कर सकते किसके पास क्या है। ठीक है, तो नेशनल डिजिटल करेंसी चल रही है, कोरोना ले लो आप, सैंड डॉलर ले लो आप, ई रैनमिनबी ले लो। ठीक है, तो ये है आपकी डिस्कशन अबाउट योर मनी। वो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पे आप क्रिप्टो करेंसीज प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे आपका कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन डीसीएक्स गो, यहाँ पे आप जाओ, अपना अकाउंट खोलो, यहाँ पे आप करेंसी खरीदो, और खरीदने के बाद वहां पे बाय सेल दोनों ऑप्शन आते हैं। बाय सेल, इस प्लेटफॉर्म पे आप बेचो खरीदो, जब खरीदोगे तो पैसों में खरीदो। जैसे आपने कोई भी खरीदा, बिटकॉइन खरीद लिया 1000 रुपए का, 1000 रुपए का बिटकॉइन खरीद लिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि 1000 रुपए के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई, मान लो 1100 हो गई, तो सेल कर दो वहीं पे। फिर वापस से दूसरा कोई खरीद लो, डॉग कॉइन्स खरीद लो मान लो। या अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखना है तो 1000 1000 रुपए, बहुत सारे कॉइन्स है वहाँ पे, 1000 1000 रुपए के सारे खरीद लो, या 100 100 रुपए खरीद लो। ऐसे आपका वजीर ऐप है, यहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो, कहीं पे भी जाके आप खरीद सकते हो। लेकिन अभी इंडिया के केस में क्या है, ये सब आपके रेगुलेटेड है, यहाँ पे आपका वो नहीं है। अब यूएस में आप जाओगे तो यूएस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो नहीं करते उस पर। लेकिन यहाँ पे क्या रेगुलेटेड है, आपका सारा डेटा रहेगा इस पे, वो सारा आपका पैन और आधार, वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर देगा। तो बैंक अकाउंट के पास पैन और आधार रहता है, तो आप जितना भी पैसा कमाओगे इस पे, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5 लाख के ऊपर कमाओगे तो, क्योंकि 5 लाख तक तो फ्री रहता है, 5 लाख के ऊपर कराओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कॉइन डीसीएक्स पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, वजीर ऐप पे जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो, देख लेना आज जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया में तो अभी हमने नेशनल डिजिटल करेंसी कोई है नहीं हमारी। ठीक है, लेकिन नेशनल डिजिटल करेंसी की वो देखते हुए बाकी जगह पे हमने एक कमेटी बनाई थी, एसटी गर कमेटी। इसने क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए बोला, और डिजिटल करेंसी एक इश्यू करने के लिए बोला है। ठीक है, साथ में इसने एक बिल भी लेके आया, बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। यानी क्रिप्टो करेंसी को तो बैन कर दो, एक डिजिटल करेंसी लेके आओ और उसको रेगुलेट करो।
देखो अगर डिजिटल करेंसी आप लेके आते हो तो उसके बहुत फायदे तो हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपको विलेजेस जो है, रूरल एरिया जो, लेकिन आजकल तो रूरल एरियाज में भी सब फोन पे यूज करते हैं। जो बिल्कुल ही पुराने लोग हैं वो बड़े कम लोग हैं, तो इतना तो कैश चलेगा फिर भी। मतलब आप लाओ डिजिटल करेंसी, लेकिन कैश को भी एक ऑल्टरनेटिव रखो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट्स, बेनिफिट्स आपको बताया तो मैंने। क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट्स कम है, नुकसान ज्यादा है। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। फिर उसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, ठीक है। आप पॉल्यूशन बहुत सारा करते हो, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी तो एक तरह से मैं कह रहा हूँ ना, एनार्किस्ट टाइप के जो पीपल है उन्होंने बनाई। लेकिन डिजिटल करेंसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया ना आपको, प्रिंट करने से बच जाओगे आप, मिंटिंग नहीं होगी कॉइन्स की, ठीक है। इससे आपका बहुत पैसा बचेगा। साथ में क्या होगा, आपका सबसे बड़ा फायदा है काउंटर फीट करेंसी, नकली करेंसी। अगर आप डिजिटल कर दोगे तो नकली करेंसी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फेक, फेक करेंसी, इसको हम काउंटर फाइट करेंसी बोलते हैं, ये खत्म हो जाएगा। आज की डेट में गवर्नमेंट को कैश जो है प्रिंट करने में, करेंसी प्रिंट करने में बहुत पैसा खर्च होता है, कॉइन को मिंट करने में बहुत पैसा खर्च होता है, ये सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, आज की डेट में ब्लैक मनी आप किस फॉर्म में रखते हो, कैश के फॉर्म में। डिजिटल हो जाएगा तो जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, गवर्नमेंट को पता है। डिजिटल के फायदे बहुत सारे। ऊपर से आपने पैसा भेजा नीचे स्कीम्स के लिए, तो कहाँ कहाँ गया, किस किस के पास गया, वो सारा रिकॉर्ड है। क्या करो, आप डिजिटल करेंसी तो बनाओ, लेकिन ब्लॉकचेन के थ्रू बनाओ। ब्लॉकचेन में क्या रहेगा, मैं भी देख पाऊंगा कि मेरे को पैसा मिला नहीं मिला, कहाँ से आया था। गवर्नमेंट भी देख पाएगी, जो आपके बेनिफिशियरीज है वो भी देख पाए, गवर्नमेंट भी देख पाए। तो उनके लिए आप आईडी वगैरह दे दो उनको, पासवर्ड जैसे होते हैं हमारे मेल की तरह, इस तरह के होते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। आगे टाइम मिलेगा तो मैं ब्लॉकचेन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वैसे तो ये साइंस और टेक का टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको मैंने ब्लॉकचेन का आइडिया दे दिया। ब्लॉकचेन में क्या होता है, ये इतना ही आइडिया बहुत है। ब्लॉकचेन में इस तरह से ब्लॉक्स कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से। दूसरी बात क्या है, आप डिजिटल करेंसी का यूज करोगे ना, तो ये ब्लॉक्स आपके कनेक्टेड होते हैं, ऐसे कंप्यूटर बहुत सारे, इनको ब्लॉक्स कहते हैं। यहीं से सारी वो होती है बिटकॉइंस की माइनिंग। अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं यूजर हूँ, मैं सारे कंप्यूटर देख सकता हूँ एक साथ, मतलब मुझे सारा डेटा पता चलता है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा तो क्या है आपका, जो आपके पहले हैक हो जाते हैं आज की डेट में, एटीएम सर्वर वगैरह हैक हो जाते हैं। क्यों हैक हो जाते हैं, क्योंकि वो हर बैंक का अपना सर्वर होता है, वो स्टैंड अलोन सर्वर है, स्टैंड अलोन सर्वर है। लेकिन अगर आप ये सब कनेक्टेड, अब अगर इसको आपको हैक करना है, बिटकॉइन वाले सिस्टम को, आपको इसको भी हैक करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी, मतलब दुनिया के जितने कंप्यूटर से जो बिटकॉइन से कनेक्टेड है सबको हैक करना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, सबको आप हैक नहीं कर सकते। तो ये हैकिंग प्रूफ भी है जो आपका ब्लॉकचेन। फिर क्या है, यहाँ पे एक ही सर्वर होता है, डिसेंट्रलाइज्ड, जिसको सारे बैंक यूज कर सकते हैं। तो बैंक इस एक ही सर्वर को यूज करेंगे। जैसे टॉरेंट है, टॉरेंट आपने देखा होगा जहां से मूवी डाउनलोड करते थे, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वहां पे एक ही सर्वर है। तो एक सर्वर को आप यूज करोगे तो आप अलग अलग सर्वर मेंटेन करते हो, वो कॉस्ट भी आपकी बचेगी। तो कितने सारे फायदे हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट आपकी बचेगी, नकली नोट वगैरह का आपका बचेगा, जो काउंटर फाइट करेंसी और फेक करेंसी होती है। फिर उसके बाद आप देख पाओगे ट्रांजेक्शन, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। उसके बाद आपका हैकिंग का चांस कम है काफी। उसके बाद आपका हैकिंग के अलावा क्या है, आपका डिसेंट्रलाइज सर्वर होगा, तो आपको अलग अलग सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बहुत सारा पैसा बचेगा, ठीक है। क्लियर। अब ये टॉपिक्स मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, देखते हैं टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड। ये मनी के टॉपिक्स हैं। मनी सप्लाई हम देख चुके हैं। मनी सप्लाई में मॉनेटरी एग्रीगेट, मनी सप्लाई में मॉनेटरी एग्रीगेट क्या होते हैं, M0, M1, M2, M3, M4, ये हम देख चुके हैं। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक, ये देख चुके हैं हम, टाइम डिपॉजिट्स और आपके डिमांड डिपॉजिट, ये ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, ये देखो, ये नया टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। इंडिया क्या करता है आज की डेट में, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करता है, आरबीआई
मिनिमम रिजर्व सिस्टम को मतलब कुछ मिनिमम आपको रखना है। पहले क्या करता, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में क्या होता था, जितना आप करेंसी प्रिंट कर रहे हो उतना आपके पास गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, पहले ये था गोल्ड की बैकिंग होनी चाहिए थी, जितना करेंसी प्रिंट कर रहे हो पहले। ठीक है, आज की डेट में क्या है, आपको 200 करोड़ रखने मिनिमम। अब हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम में 200 करोड़ आपको रखने, जिसमें किस फॉर्म में, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म। फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में क्या आता है, जैसे आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना इंडिया की, ऐसे फॉरेन की सिक्योरिटीज होती है। जैसे मैंने आपको यूएस का बताया था, ट्रेजरी बिल्स। तो आपके पास गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए, उसमें से कम 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए कम से कम। आप चाहो तो 200 करोड़ का पूरा गोल्ड हो सकता है। उसके बाद आपने जितनी करेंसी प्रिंट करनी है उतनी प्रिंट करो। ऑन द मेंटेनेंस ऑफ दिस रिजर्व्स, RBI can print unlimited currency against the backing of gold, foreign securities and securities of government of India। और RBI किस किस के अगेंस्ट प्रिंट कर सकता है, गोल्ड के अगेंस्ट, फॉरेन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। ये याद रखो। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर? अब इसको समझाता हूं आपको, थोड़ा सा आपको डाउट होगा। क्या होगा, 200 करोड़ का आपने रख दिया, इसमें से आपको 115 करोड़ का गोल्ड होना जरूरी है। आप चाहो तो पूरा 200 करोड़ भी गोल्ड रख सकते हो, लेकिन 200 करोड़ में से 115, उसके बाद आप अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर सकते हो। लेकिन वो अनलिमिटेड करेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप ये 200 करोड़ के बदले कर रहे हो, नहीं। अनलिमिटेड करेंसी अगर आपको प्रिंट करनी है तो वो किसके बेसिस पे कर सकते हो, उसके बदले आपको उतना गोल्ड चाहिए, उसके बदले उतनी फॉरेन सिक्योरिटी चाहिए, या उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए। जैसे कई बार गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है, आरबीआई के पास जाएगी, बोलेगी मुझे 10,000 करोड़ चाहिए वहां, तो आरबीआई बोलेगा इतनी मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो, तो ये आरबीआई को इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगी, आरबीआई इसको 10,000 करोड़ चाहिए। आगे बात समझ में, या आरबीआई बोलेगा मुझे इतना गोल्ड दे दो। मान लो कल की डेट में कुछ ऐसी करेंसी की जरूरत पड़ जाए और आरबीआई को पैसे छापने, तो अगर आरबीआई के पास ये 200 करोड़ का जो है, इस 200 करोड़ के अलावा यानी 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, उसके ऊपर का जितना गोल्ड है उसके बदले वो करेंसी छाप सकता है। यानी ये 200 करोड़ को आपको नहीं छेड़ना, इसको रिजर्व में रख दिया। जैसे CRR SLR में नहीं देखते थे हम, CRR SLR को अलग रख दिया, उसके बाद जो पैसा बचा उसको लोन पे आप किसी को दो, कितने परसेंट को दो। ऐसे ही यहाँ पे आप ये 200 करोड़ रिजर्व में रखो, जिसमें 115 का गोल्ड होना चाहिए, 115 करोड़ का, और बाकी फिर आप कितनी करेंसी छापो, लेकिन उसके लिए बैकिंग होनी चाहिए इनमें से किसी एक। ठीक है, ये कहलाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ओके, मनी मल्टीप्लायर एक टॉपिक है, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू दी रिजर्व मनी। रिजर्व मनी हमने देखा था M0, और मनी सप्लाई हमारे क्या होता है M3 हमारे केस में, तो M3/M0 इज मनी मल्टीप्लायर। ये भी फॉर्मूला याद रखना। कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी। और हमारे यहाँ पे मनी सप्लाई में हम किसको यूज करते हैं, M3 को, क्योंकि हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस का तो कुछ होता ही नहीं है, पोस्ट ऑफिस का तो नाम मात्र के बराबर है, इसलिए हमारे लिए M3 और M4 ऑलमोस्ट सेम है। तो M4 तो हम यूज करते नहीं, इसलिए M3। ऐसे ही M1 और M2 में भी वही पोस्ट ऑफिस वाला चक्कर था, तो ये भी M1 भी आपका अप्रोक्सीमेटली M2 के बराबर है, इसलिए M1 यूज करते हैं या M3 यूज करते हैं। ठीक है, M2 M4 हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका मनी से रिलेटेड टॉपिक आपका आज कंप्लीट होता है। ठीक है, बैंक की डेफिनेशन देख लेते हैं, बाकी हम थोड़ा सा बैंक का देख लेते हैं, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल नहीं मंडे को पढ़ेंगे। तो बैंक की डेफिनेशन देखो, अब बैंकिंग शुरू हो गई है आपकी। नो, बैंकिंग, मनी इज कंप्लीटेड। ठीक है, मनी में मॉनेटरी पॉलिसी सब। बैंकिंग में भी मैंने आपको काफी टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे बेसल मैंने आपको पढ़ा दिया है, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर मैंने आपको पढ़ा दिया है,
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क मैंने आपको पढ़ा दिया। तो बैंकिंग के भी काफी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पढ़ ली। तो बैंक की डेफिनेशन देखो, सिंपल डेफिनेशन है, जो डिपॉजिट लेता है और लेंडिंग फंक्शन करता है आपसे। ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द डिपॉजिट, आपसे पैसा लेता है और वही पैसा आगे लोन में घुमाता है, लेंडिंग। डिपॉजिट मतलब आप डिपॉजिट कराओगे, और लेंडिंग का मतलब होता है लोन दे, टू गिव लोन। द बैंक यूजुअली टेक्स अ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, आपसे लेता है एट ए मच लोअर रेट कॉल्ड डिपॉजिट रेट। तो डिपॉजिट रेट तो आपको पता ही है, सेविंग अकाउंट में 3 से 4%, करंट अकाउंट में 0%, फिक्स डिपॉजिट में 6 से 7%, इस पे लेता है और फिर आगे उसको लोन पे घुमाता है 8 से लेके 15% तक। देखो, आपसे लेता है वो डिपॉजिट रेट है, एंड लैंड्स मनी, उसके बाद पैसा देता है आगे बोरोवर, आपको भी चाहिए होता है घर के लिए या बिजनेसमैन को चाहिए, एट ए हायर इंटरेस्ट रेट कॉल्ड लैंडिंग रेट। तो आपसे डिपॉजिट रेट पे लेता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। ये बैंक है आपका, ये यहाँ से आपका आपसे पैसा लेता है डिपॉजिट रेट पे, जो थोड़ी कम होती है, और आगे लोन पे घुमाता है, उसे कहते हैं लैंडिंग रेट। वो हम देख चुके हैं जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी, बेस रेट और एमसीएलआर, ठीक है। ये हमेशा ज्यादा होगा, जैसे आपको मैक्सिमम ये कितना दे देगा, एफडी पे आरडी पे कितना दे देगा, 7% दे देगा या 8% दे देगा। तो ये अपना इंटरेस्ट हमेशा 8% के ऊपर रखेगा, 8% एंड अबव। तो बैंक का फंक्शन क्या है, आपसे पैसा लेता है, एक इस तरह से इसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरी, ठीक है। बैंक क्या है आपका, इंटरमीडियरी, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने आपको पढ़ाया था, वापस से पढ़ाऊंगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यही होता है, बैंक आपसे पैसा ले, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हाउस होल्ड से पैसा लेता है, और हाउस होल्ड से पैसा लेके ये आगे किसको देता है, बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन में आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। फिर बिजनेसमैन के यहाँ लोग काम करते हैं, तो बिजनेसमैन उनको सैलरी देगा वापस से, फिर वो वापस से अपना पैसा बैंक में जमा कराएंगे, फिर बैंक आपको बिजनेसमैन को आगे लोन देगा, फिर आपको पास पैसा आएगा सैलरी, फिर आप बैंक में जमा करोगे। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ऐसे चलता रहता है, ये सर्कल है, ठीक है। जीडीपी में इसको डिटेल में देखेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जीडीपी पूरा इसी पे बेस्ड है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ए बैंक, बैंक के फंक्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक, आपसे डिपॉजिट्स लेता है। लैंडिंग मनी, आपको लोन देता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, अभी समझाया मैंने, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में आपसे पैसा लेके आगे घुमाएगा। इजी पेमेंट एंड विड्रॉल्स, अब देखो पैसा हम हाथ में लेके कितना चल सकते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, फिर उसमें चोरी वोरी का भी डर रहता है, ठीक है। रिस्क भी रहता है, रिस्क रहता है ना उसमें, अगर आपने घर में भी रखा है तो भी चोरी का डर है। तो क्या है, बैंक हमें सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, गोल्ड रखना है तो लॉकर लॉकर वाली फैसिलिटी दे देता है। आपके पास कितना है पैसा है, बैंक में जमा करा दो, जब निकालना है तब निकाल सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, फोन पे के थ्रू कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो इजी पेमेंट, विड्रॉल, साथ में रिस्क मिटिगेशन भी करता है। रिस्क मिटिगेशन कैसे, घर का पैसा वहां रख दिया तो चोरी का डर नहीं, आप आराम से सो सकते हैं। नहीं तो रात को पता चल रहा है इधर ताला लगा रहे, उधर ताला लगा रहे, चेन लगा रहे हैं, ठीक है, रात भर जाग रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सीधी सी बात है, जब ये बिजनेसमैन को लोन देगा तो बिजनेसमैन आगे नई नई चीजें बनाएगा, लोगों को जॉब्स देगा, जितनी ज्यादा जॉब्स आएंगी उतना ही गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, जितना गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा उतना ही लोगों का भला होगा, साथ में उतनी गवर्नमेंट की जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा बिजनेसमैन होगा, जितना ज्यादा लोन मिलेगा, उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगी, उतना ही ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी, उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स में मिलेगा, उतना ही अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उतने ही आपके लिए सुविधाएं क्रिएट होगी। तो अगर बैंक नहीं होंगे, मान लो मैंने अपना पैसा अपने पास रखा हुआ है, वो किस काम का, वो कुछ नहीं फायदे आ रहा, वही बैंक में मैंने दिया, बैंक मुझे भी प्रॉफिट दे रहा है, साथ में वो लोन में जिसको दे रहा है उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, वो भी अपना इंडस्ट्री चला पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है। अगर मेरा पैसा मेरे पास पड़ा, वो किसी काम का नहीं, फालतू की टेंशन हो, उसको कहाँ रखूंगा, कहीं पता पता चला रखा है मैंने छुपा के, दीमक लग गई। अभी हमारे यहाँ जयपुर में क्या हुआ, एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुनीत सोनी, ठीक है। उनका क्या है, मैं उनको काफी टाइम से जानता हूँ, ठीक है। मैं उनको, इसको मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर सुनाता हूँ, नहीं तो